हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोली लेक्शन। आज हम 10th क्लास एनसीईआरटी मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं, दैट इज़ रियल नंबर। उसका इंट्रोडक्शन करेंगे पहले। दिस इज इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर्स। रियल नंबर का इंट्रोडक्शन। रियल नंबर्स क्या होता है? रियल नंबर इज़ अ वैल्यू दैट रिप्रेजेंट्स ऑन ए लाइन। रियल नंबर्स वो वैल्यू है जिसको हम किसी भी लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइन रिप्रेजेंटेशन लाइक दिस इज़ अ लाइन। एक हमारा जीरो जो मेन पॉइंट होता है, जीरो, उसके बाद उसके राइट में अगर आप जाओगे तो पॉजिटिव नंबर्स आपको मिलेंगे, और अगर आप लेफ़्ट में आते हो तो आपको नेगेटिव नंबर्स मिलते हैं। ठीक है, तो मतलब है नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हो आप लेफ़्ट साइड में, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करोगे। इन्फिनिटी तक आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, पॉजिटिव इन्फिनिटी दिस साइड एंड नेगेटिव इन्फिनिटी इधर तक। इन्फिनिट नंबर्स आप रिप्रेजेंट कर सकते हो नंबर लाइन पर। इज़ दैट क्लियर? और ये ज़रूरी नहीं है कि नंबर्स आपके सिंपल फॉर्मेट में 1 2 3 ही होंगे। डेसिमल फॉर्मेट में 1.3 आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, 1.326 आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, 1.326 या 765, इस तरह से भी आप नंबर्स रिप्रेजेंट कर सकते हो, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में। ठीक है, जो आपके रियल नंबर्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम आर सिंबल का यूज़ करते हैं, आर फॉर रियल नंबर्स। रियल नंबर में आपके सारे नंबर्स इंक्लूड हो जाते हैं, लाइक नेचुरल नंबर्स जो कि आपके 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएंगे 1 से स्टार्ट होकर, वो आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स, जीरो इंक्लूडिंग नेचुरल नंबर्स, जीरो के साथ आपके नेचुरल नंबर्स पॉजिटिव इन्फिनिटी तक आपके होल नंबर्स होते हैं। रैशनल नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्मेट में होते हैं, जिनको हम पी बाई क्यू फॉर्मेट में लिख सकते हैं, एंड वेयर क्यू इज़ नेवर इक्वल्स टू जीरो। क्यू कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि अगर क्यू इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा तो आपकी जो टर्म होती है वो नॉट डिफाइंड हो जाती है। ठीक है, सो हम ऐसी टर्म यहाँ यूज़ नहीं करेंगे। पी वाई क्यू फॉर्मेट में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? सपोज वी हैव टू रिप्रेजेंट 2/5। 2/5 हमने रिप्रेजेंट करना है, सो हम एक लाइन लेंगे, उस पर 5 मार्क करेंगे, 1 2 3 4 5। ये मैंने 5 मार्क किया है इधर से इधर तक। नाउ 1 2 दिस इज़ द सेकेंड नंबर, सो दिस इज़ 2/5। इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2/5 को, या और भी नंबर्स जो भी फ्रैक्शन में होंगे उसको। इरेशनल नंबर्स जो आपके अनरूट में आते हैं, या फिर जो आपके नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स, इस तरह से 3 2 5 6 4 ऐसे नंबर्स आ रहे हैं, तो उनको भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेट लगाकर। इंटीजर्स आपके होते हैं जो पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड इंक्लूडिंग जीरो। ठीक है, ये हम रिप्रेजेंट कर ही रहे हैं, जीरो, पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स, सबको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो ये रिप्रेजेंटेशन किस तरह से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, ये आपके रियल नंबर्स होते हैं, कि रियल नंबर वो जिनको आप रिप्रेजेंट कर पाओ एक लाइन पर, नंबर लाइन पर। इसके अलावा जो भी नंबर हैं सारे जिनको आप लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो वो सब रियल नंबर कहलाते हैं। इज दैट क्लियर? फर्स्ट चैप्टर में आपके यूज़ होगी यूक्लिड डिवीज़न लेमा। यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा आप इसको बोल सकते हो। यूक्लिड्स इज़ द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट। ये साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने डिवीज़न लेमा एक थ्योरम आप कह सकते हो प्रोवाइड किया है। आपने 9th क्लास में भी ये पढ़ी होगी। डिवीज़न मतलब सिंपल जो हम डिवीज़न करते हैं, लेमा इज़ द प्रोसीजर, और स्टेप बाय स्टेप यूँ कह सकते हो, स्टेप्स को जो डिफाइन करता है दैट इज़ लेमा। सो ये क्या कहते हैं? इफ़ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव नंबर्स, ए और बी अगर दो पॉजिटिव नंबर हैं, इंटीजर्स हैं, देन दे मस्ट सेटिस्फाई, तो वो एक कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। वो कंडीशन क्या होगी? ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ये ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर क्या है? आपने देखा होगा, पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में भी, डिविडेंड जो होता है वो इक्वल्स टू होता है डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये आपने पढ़ा होगा। जब हम डिवीज़न करते हैं, अंदर जो लिखा जाता है वो डिविडेंड होता है, जो डिवाइड करता है वो डिवाइज़र होता है, यहाँ जो आता है दैट इज़ क्वोशिएंट, और जो यहाँ सोल्व करने के बाद जो भी बचता है, जीरो या समथिंग एल्स, दैट इज़ रिमाइंडर, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, सो इसी चीज़ को उन्होंने रिप्रेजेंट किया इस फॉर्मेट में। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा जो आर की वैल्यू है, जो रिमाइंडर है, वो कभी भी डिवाइज़र से बड़ा नहीं आ सकता। ऑब्वियसली नहीं आ सकता। जब डिवाइड कर रहे हो तो कुछ ना कुछ हमेशा डिवाइज़र, या तो आप ऐसे कैसे लेते हो, सपोज करो आप डिवाइड कर रहे हो 5 को 2 से, 2 2 जा 4। ठीक है, या तो मैंने ऐसे किया तो कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट होकर छोटा ही नंबर आएगा, इसका जो भी मल्टीपल होगा वो आएगा, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमेशा कुछ ना कुछ कम ही बचेगा। ठीक है, तो हमेशा जो होगा
वो आपके मतलब डिवाइजर से बड़ा नहीं रह सकता लास्ट में जो रिमाइंडर बचेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो जो आपके रिमाइंडर की जो रिमाइंडर होगा आपका हमेशा वो इस तरह से, तो इसी चीज़ को इस फॉर्मेट में दिखाया गया है। ठीक है, और जहाँ पर कहा गया है कि जो आपका क्यू है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर क्यू जीरो हो जाएगा तो पूरी टर्म ही आपकी जीरो हो जाएगी। इज दैट क्लियर? अब देखिए इसको कैसे करना है हमने। ये आपका काम आता है HCF निकालने के लिए। ठीक है, डिवीज़न के लिए आपने लॉन्ग डिवीज़न सुना होगा, लॉन्ग डिवीज़न मेथड। लॉन्ग डिवीज़न मेथड से आप HCF फाइंड करते हो तो वहाँ ये यूज़ होता है आपका। ठीक है, सपोज कर लीजिए कोई नंबर मैंने लिया 45, इसको डिवाइड कर रही हूँ मैं 3 से। इज दैट क्लियर? ओके, आई हैव टू टेक समथिंग एल्स कि पूरा डिवाइड नाउ आई एम टेकिंग 6। ओके, 6 7 जा 42। इज दैट क्लियर? सो रिमाइंडर इज हेयर 3, यू हैव रिमाइंडर 3। अब आप इसको लिखोगे कैसे? 45 जो है आपका वो इक्वल है किसके? 7 × 6 + 3। ठीक है, या फिर इसको रिवर्स करके 6 × 7 में लिख सकती हूँ। सो आपका जो यहाँ a है वो a आपका हो गया 10 डिविडेंड 45। जो आपका 6 है वो आपका हो जाएगा आपका 6 इज डिवाइजर, सो b × q इज़ द क्वोशिएंट प्लस 3 इज़ द रिमाइंडर। ये फॉर्मेट आपका आ गया है। ठीक है, इसी फॉर्मेट को हम लेकर चलेंगे, हर चीज़ को हमें ऐसे रिप्रेजेंट करना है। सो लेट्स टेक अ एग्जाम्पल से आपको बेटर समझ में आएगा। बाकी ये फॉर्मेट क्या है वो मैंने आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया है। लॉन्ग डिवीजन मेथड से कोई क्वेश्चन अगर हम करके देखें, सपोज वी आर टेकिंग टू नंबर्स 125 एंड 45। ठीक है, जो स्मॉलर नंबर होता है पहले हमें वो देखना होता है कौन सा नंबर छोटा कौन सा बड़ा है। जो नंबर जो बड़ा होगा वो अंदर जाएगा एज ए डिविडेंड और डिवाइजर के तौर पर छोटा नंबर आएगा। इज दैट क्लियर? सो 45 2 ज़ा 90। ठीक है, रिमाइंडर मेरे पास आ गया 35। ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे कैसे? 45 इक्वल्स टू 125 इक्वल्स टू 45 × 2 यानी डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब ये पूरा डिवाइड नहीं हुआ है, इसको फर्दर जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आता हम लॉन्ग डिवीजन तब तक चलाते रहते हैं। सो 45 अब ये गया 1 पर, 35 यहाँ बचा 10। ठीक है, तो अब यहाँ लिखेंगे हम दिस इज 35 × 1 + 10। ठीक है, अब फर्दर जो आपका यहाँ पर डिवाइज़र होता है वो नेक्स्ट में डिविडेंड बन जाता है। ये लॉन्ग डिवीज़न मेथड आपको पता होगा, फिर बता देती हूँ। जो भी रिमाइंडर होता है वो डिवाइज़र बन जाता है, जो आपका डिवाइज़र था वो नेक्स्ट डिविडेंड बन जाता है। सो दिस इज़ 35 वेयर 3 10। ठीक है, ये 30, ये आपका 5 रिमाइंडर बचा। सो अब हम इसको कैसे लिखेंगे 35 को? 10 × 3 + 5। ठीक है, अब आपका जो यहाँ डिवाइजर था वो डिविडेंड बन गया, 5 2 ज़ा 10, रिमाइंडर क्या आ गया 0। ठीक है, 0 लिख सकती हूँ या क्रॉस लगा सकते हैं। सो 10 इक्वल्स टू 5 × 2 प्लस में 0, जब भी आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ठीक है, सो अब यहाँ पे हमें देखना है हमारा HCF क्या है। जो भी आपका लास्ट स्टेप होगा जब यहाँ पर 0 आ जाएगा तो जो उसका डिवाइज़र होता है वो आपका HCF होता है। ठीक है, बिल्कुल लास्ट स्टेप में जहाँ पर, अब देखिए स्टेप कितने बने? 1 2 3 4, ये 4 स्टेप्स जो बने, स्टेप्स प्रोवाइड करना ही लेमा का काम है आपका। लेमा यही है, स्टेप्स किस तरह बन रहे। अब हर एक क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है 4 ही स्टेप बनेंगे, हर क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है 4 स्टेप में ही क्वेश्चन ख़त्म होगा। 2 स्टेप में भी क्वेश्चन एंड हो सकता है, 3 में भी हो सकता है, 4 में, या फिर आगे भी जा सकते हैं 5 6 7। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पर, डिजिट कितने बड़े हैं या डिजिट मतलब कितना लार्जेस्ट नंबर है आपने लिया है, लार्जेस्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर है, डिवाइड करने वाला कितना छोटा है कितना बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन जाएगा। आपको जाना उस स्टेप तक जब तक आपका जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं हो जाता। ठीक है, लास्ट स्टेप में जो आपका डिवाइजर रहेगा वही आपका HCF होगा। नेक्स्ट आपकी एक थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। वो क्या कहती है? एवरी कंपोजिट नंबर, हर एक कंपोजिट नंबर जो है कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए प्रोडक्ट
जो जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स का, ठीक है। यानी जो नंबर आप लोगे उसी के प्राइम नंबर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करके लिखूं तो वो कंपोजिट नंबर को रिप्रेजेंट करेगा कि दिस इज़ अ कंपोजिट नंबर। इसको हम इस तरह से ब्रेक करके लिख सकते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके एक से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, मोर देन वन फैक्टर। जैसे आई एम टेकिंग 14, अगर मैं 14 लूँ तो 14 के फैक्टर क्या होंगे? 2 और 7। 1 के अलावा, 1 से एक्स्ट्रा इसका कोई फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। वो आपके कंपोजिट नंबर्स होते हैं, ठीक है। या फिर मैं कह सकती हूँ जो किन्हीं भी इंटीजर्स की, अदर इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन से बना है, दो इंटीजर कह सकते हो, किन्हीं भी दो इंटीजर के मल्टीप्लिकेशन से बना है ज़्यादा से, वो आपका कंपोजिट नंबर कहलाता है। इज़ दैट क्लियर? प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके फैक्टर 1 या फिर वो नंबर इटसेल्फ, खुद का फैक्टर खुद ही है या फिर उसका फैक्टर 1 है, वो नंबर आपके प्राइम नंबर कहलाते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, और 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है। इसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सारे ओड होते हैं, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है और वो इवन है, ठीक है। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। 1 प्राइम नंबर नहीं है, ये बात भी ध्यान रखनी है। 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, दिस इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2, 3, 5, 7 ये सब आपके प्राइम नंबर्स हैं जो या तो खुद को डिवाइड करते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं। 1 इनका फैक्टर है या वो खुद अपने फैक्टर है, वो आपके प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। आई होप यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है। सो लेट्स टेक एनी टू नंबर्स, कोई दो नंबर लेते हैं जिससे हम अपनी जो थ्योरम है उसको प्रूव करेंगे कि हर एक जो कंपोजिट नंबर होता है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। आई एम टेकिंग 120 एंड 27 एंड 120। नाउ 120 का हम फैक्टर निकालेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे फैक्टर निकालते हैं? सबसे छोटा प्राइम नंबर लो 2, अगर वो उसको डिवाइड करता है, जो भी छोटा नंबर उसको डिवाइड करता हो प्राइम नंबर, उसके बाद डिवाइड करते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं क्वोशंट लिखते हैं, लाइक 2 6 12 एंड 0, 60 पर डिवाइड हो रहा है। अगेन 2 3 6 एंड 0। अगर नहीं आता है आपको तो डिवाइड करके देख सकते हो। 2 से डिवाइड करूँगी, 2 6 12, 0 नहीं जा रहा तो 0, 60, तो ये हम यहाँ लिखेंगे। इज़ दैट क्लियर? नेक्स्ट लाइन लगाते हैं, जो नंबर यहाँ लिखा जाएगा वो इसको डिवाइड कर रहा है। इसने डिवाइड किया यहाँ पर, इसने डिवाइड किया यहाँ, अब ये नंबर डिवाइड करेगा। सामने जो लिखा जाता है उसका रिजल्ट यहाँ आता है। 2 15 30, अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर इज़ 3 5 15 एंड 5 1 5, ठीक है। अब इन नंबर्स को हम यहाँ लिखेंगे ऐसे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। नाउ वी विल फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 27। दिस इज 27। 3 जो इसको डिवाइड करेगा, क्योंकि 2 छोटा प्राइम नंबर है लेकिन वो डिवाइड नहीं करेगा, सो हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, ठीक है। सो यहाँ मैंने लिख दिया इसके फैक्टर्स 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक। सो ये मेरा कंपोजिट नंबर्स था, ये भी मेरा कंपोजिट नंबर था जो 2-3 नंबर से मल्टीप्लाई होकर या इंटीजर से मल्टीप्लाई होकर बना था। अब इसके जो प्राइम फैक्टर्स है वो क्या क्या है? 2 एक प्राइम नंबर है, सो 2 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ये इसके क्या बने? प्राइम फैक्टर्स। प्राइम नंबर्स का जो प्रोडक्ट है, प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन रिप्रेजेंट करती है कंपोजिट नंबर को, यानी इसको मैं खोल के लिख सकती हूँ ऐसे, और खोलने के बाद जिन नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई कर कर लिख रही हूँ वो सब क्या है? आपके प्राइम नंबर्स हैं। इज़ दैट क्लियर? यही हमें प्रूव करना था। यहीं से अब हम निकालना सीखेंगे HCF एंड LCM। HCF और LCM निकालेंगे। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। देखिए होता क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो नंबर, जब भी मैं कोई दो नंबर लूँ, लाइक आई एम टेकिंग 2 and 4, जब भी मैं कोई दो नंबर लूँ, ऐसा कॉमन नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करता हो, दोनों का कॉमन हो, वो आपका HCF होता है, ठीक है। LCM ऐसा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड होता हो, ऐसा कोई भी नंबर जो इन दोनों से, दोनों का मल्टीपल हो, दोनों से डिवाइड होता हो, ठीक है, ऐसा नंबर आपका क्या कहलाता है? LCM कहलाता है। सिंपल फॉर्म में अगर मैं कहूँ तो, ठीक है, दिस इज अ सिंपल वे, इसको याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका है।
HCF वो निकलेगा जो इन दोनों नंबर को डिवाइड करता होगा, इन दोनों का कॉमन फैक्टर होगा, और LCM वो होगा जो इन दोनों से डिवाइड होता होगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? इन दोनों के मल्टीप्लाई से जो नंबर निकलेगा। यहाँ से देखो हम HCF और LCM कैसे निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से। इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा मैंने। अब देखो 120 का 2 to 3 इंटू 3 इंटू 5 ये है 27, 3 का क्यूब। इज दैट क्लियर? HCF के लिए हमें ऐसा नंबर लेना होगा जो दोनों में कॉमन होगा। इज दैट क्लियर? HCF वो नंबर होगा जो दोनों में कॉमन होगा और जिसकी जो पावर होगी वो कम होगी, कम वाला। मतलब 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 3 दोनों जगह है, लेकिन यहाँ 3 का क्यूब है, यहाँ 3 की वैल्यू 1 है। तो इन दोनों में जो मैं लूँगी वो क्या लूँगी? 3। जिसकी पावर कम है वो नंबर मैंने ले लिया है। ठीक है, वो आपका क्या बन गया? HCF, इन दोनों का HCF। इज दैट क्लियर? एलसीएम में भी हमें ऐसे ही लेना है। एलसीएम में हमें सारे नंबर लेने हैं और पावर ग्रेटेस्ट वाली लेनी है। यानी 2 यहाँ नहीं है तो कह सकती हूँ 2 की पावर 0 है, या 2 की पावर 3 है। सो एलसीएम के लिए 2 की पावर 3 मैंने ले ली। 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 3 की पावर 3 है। सो हम ये नंबर लेंगे जिसकी पावर हाईएस्ट है। 120 में 5 है, यहाँ 5 नहीं है तो हम 5 लेंगे। यानी हर एक नंबर एक बार ज़रूर आएगा। ठीक है, और किसके साथ आएगा? हाईएस्ट पावर के साथ आएगा। इज दैट क्लियर? वो आपका क्या बनाएगा? एलसीएम बनाएगा। और HCF जो आपका कम पावर वाला नंबर है और दोनों में होना चाहिए वो नंबर आएगा। इज दैट क्लियर? आई होप क्लियर है। आगे क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेट्स मूविंग ऑन आवर एक्सरसाइज 1.1। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज़ करके हमें HCF निकालना है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मैंने आपको अभी अभी समझाई थी। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। यूक्लिड डिवीजन हमें क्या कहती है? डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसको हमने इस फॉर्मेट में पढ़ा था। यूक्लिड जो हमारी डिवीजन थी उसमें थ्योरम में A इक्वल्स टू B मल्टीप्लाई Q प्लस R। ठीक है, हमने इस फॉर्मेट में इसको पढ़ा था। इज दैट क्लियर? सो हम इसको करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मैंने बताया था जो बड़ा नंबर होता है वो अंदर आता है एज ए डिविडेंड, जो नंबर स्मॉलेस्ट है वो बाहर आएगा डिवाइड करने के लिए। 135 से हम इसको डिवाइड करते हैं। 135 स्मॉलेस्ट है। ठीक है, 1 पर जाएगा 135 एंड रिमाइंडर इज 90, 0, 9। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ डिवाइड करेंगे। अब ये इसको हम लिखेंगे 135 मल्टीप्लाई 1 प्लस 90। 90 आपका रिमाइंडर था। ये 2 to 5 आपका लिखा जाएगा इस तरह से, दैट इज़ 2 to 5। 2 to 5 को हम लिखेंगे 135 मल्टीप्लाई 1 प्लस 90, इस तरह से लिखा जाएगा। अब 90 आपका जो रिमाइंडर था वो डिवाइजर बन गया है, 135 आपका डिविडेंड बन गया है। डिवाइड करते हैं, 2 पर जाएगा तो 180 हो जाएगा, तो ये भी 1 पर जाएगा, दैट 5, और ये आपका 445। अब आप इसको लिखोगे 135 को 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस 45। 45 रिमाइंडर था, 90 आपका डिवाइजर था, 1 आपका क्वेश्चन था। 45 से 90 को डिवाइड करेंगे। 90 अब आपका यहाँ से डिविडेंड बन के आ गया है। 45 2 ज़ा 90 एंड रिमाइंडर इज 0। सो 90 को हम लिखेंगे 45 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0। रिमाइंडर आपका 0 आया है। तो मैंने आपको बताया था कि जब हमारा लास्ट स्टेप 3 स्टेप में ये खत्म हुआ है, 1 2 3 स्टेप्स हैं, दैट इज़ लेमा। तो यहाँ पर हमें HCF निकालना है। HCF हमारे पास आ जाएगा 135 एंड 2 to 5 का जो लास्ट स्टेप में जब आपका रिमाइंडर 0 आता है उसका डिवाइजर होता है वो आपका HCF होता है। तो यहाँ पर हमारा HCF क्या आ गया? 45। आई होप क्लियर है। मूविंग ऑन सेकेंड पार्ट। सिंपल इस थ्योरम को लेकर चलना है। ये है, इसको न्यूक्लियस ने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। दोनों में से कोई भी आप एक लर्न कर सकते हो, बस उसको स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, सेकेंड पार्ट में आपका है 196 एंड 38220। 38220 जो है आपका वो लार्जर नंबर है, उसको अंदर लेंगे। 38220 196 से इसको डिवाइड करेंगे। 196 को हम बाहर ले रहे हैं। नाउ
करते हैं। 19 2 जा 38 होता है, लेकिन 6 से रिमाइंडर जाएगा तो 39 बन जाएगा। सो हम इसको 1 पर लेकर जाएंगे। 196, 12 minus 6 is 6, and here 18 minus 9 is 9, 17, that's, so it becomes 8, and this is 186। now 186 अब आपके पास आ गया है, ऊपर से हमने 2 उतारा, 1862, ठीक है। अब ये आपका जाएगा 9 पर, ठीक है, और इसका आंसर आएगा 4 6 7 1। इज दैट क्लियर? now this is 8, 12 minus 4 is 8, 15 minus 6 is 9, this is 98 you have, यहाँ पर 7 0 हो जाएगा। so अब आपने ऊपर से उतारा 0, अब आपके पास आ गया है 0980, ठीक है। आगे के जो दोनों डिजिट थे आपके वो 0 हो चुके हैं। so अब हम इसको करेंगे 19 के टेबल में 98 के आसपास, यानी 5, ठीक है, 5 पर जाएगा, 6 5 जा 30, एंड दिस इज 98 हो जाएगा। 95 होता है, 3 आपका कैरी चला जाएगा। सो रिमाइंडर इज 0, आपका जो रिमाइंडर आया है यहाँ पर 0 आया। अब हम हर एक स्टेप को रिप्रेजेंट करेंगे 38220, यानी एक ही स्टेप में ये हमारा पूरा हो गया है। हमें इसके लिए फर्दर आगे स्टेप्स लेने नहीं पड़े। 196 मल्टीप्लाई 195 प्लस 0, एक ही स्टेप में आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। सो जो आपका यहाँ पर HCF होगा वो आपका HCF क्या आ गया, 196। HCF ऑफ 38220 एंड 196 इज 196। जो HCF आया है यहाँ पर वो 196 ही आया है, क्योंकि 196 से ही वो पूरा आपका डिवाइड हो गया है, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। मूविंग ऑन, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट आपका है 867 एंड 255। डिवाइड करते हैं 867 को 255 से। सो ये फर्स्ट आपका जाएगा 3 पर, ठीक है, 3 पर गया तो आपके पास बचेगा 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 16 कैरी 1, 3 2 जा 6 और ये 7, ठीक है। ये 2, ये 0, ये 1, 102, ये पूरा डिवाइड नहीं हुआ। सो वी विल रिप्रेजेंट इट 255 इक्वल्स टू 867 इक्वल्स टू 255 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 102, ठीक है। दिस इज डिवाइजर, दिस इज क्वेश्चन, दिस इज रिमाइंडर। अब हम 102 से डिवाइड करेंगे 255 को। इज दैट क्लियर? 255 को हम रिप्रेजेंट करेंगे। सो अब जाएंगे 2 पर, 2 2 जा 4 0 2 204, दिस इज 1 एंड दिस इज 5। सो अब हम रिप्रेजेंट करेंगे 255 को 102 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 51। इज दैट क्लियर? अब 102 जो यहाँ पर आपका क्वेश्चन होता है, नेक्स्ट टर्म में वो डिविडेंड बन जा, सॉरी, जो यहाँ पर डिवाइजर होता है वो डिविडेंड बन जाता है। नाउ इट विल ओवर ऑन 2 2 2 जा 2 1 जा 2 2 5 जा 10, और ये आपका रिमाइंडर हो गया 0। सो 102 को हम रिप्रेजेंट करेंगे 51 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0, ठीक है। तो आपका 3 स्टेप में क्वेश्चन ओवर हो गया है। अब हम HCF यहाँ पर देखेंगे। HCF ऑफ 867 एंड 255 इज, HCF जो है आपका वो आया है लास्ट स्टेप में जो आपका डिवाइजर होता है, दैट इज HCF। सो 51 आपका क्या होगा, HCF होगा। आई होप क्वेश्चन 1 समझ में आया होगा। बहुत इजी है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। मूविंग ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेना है आपको। ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, 1 3 5 7, ये सब ऑड इंटीजर्स हैं। वो आपका इस फॉर्म में रहेगा 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5, वेयर q इज सम इंटीजर। q कोई भी इंटीजर हो सकता है। सो लेट्स सॉल्व इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने सबसे पहले मान लिया कि a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, क्योंकि डिवाइड हम सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर को कर सकते हैं, ऐसा नहीं है नेगेटिव को नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर जो हम लगा रहे हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए यूज़ कर रहे हैं। सो a कोई पॉजिटिव इंटीजर है और b की वैल्यू हमने एज्यूम कर ली है
6 है। ये b की वैल्यू आपके पास कहाँ से आई, जो भी वैल्यूज़ यहाँ पर गिवन होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम हम यहाँ से वैल्यूज़ लेते हैं, लाइक 6q + 1 जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है, तो वहाँ से q के साथ जो वैल्यू है उसको ही हम b की वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं। अब हमारी यूक्लिड्स जो एल्गोरिथम है वो हम यूज़ करेंगे। यूक्लिड्स जो एल्गोरिथम है वो हमें क्या कहती है, a = bq + r, यही कहती है। डिविडेंड = डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। उसके बाद r की कंडीशन क्या होती है, r की कंडीशन हमने देखी थी पहले जो हमने थ्योरम वगैरह की थी कि r हमारा या तो 0 के इक्वल होता है, ठीक है, या 0 से बड़ा होता है। रिमाइंडर क्या है, या तो बिल्कुल 0 आएगा या 1 2 3 समथिंग पॉजिटिव में आएगा, या फिर लेस देन रहता है वो b, जो आपका डिवाइज़र होता है उससे हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यूज़ होती है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, r 0 हो सकता है, b की वैल्यू क्या है 6 है, तो यानी अगर मैं यहाँ पर 6 वैल्यू रख देती हूँ तो 0 से 6 के बीच में वेरी करेगी आपकी r की वैल्यू, तो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, ठीक है। 6 नहीं हो सकती है क्योंकि r 6 से छोटा है। ये पॉसिबल वैल्यूज़ हमारे पास हैं। नाउ इफ़ r = 0, अगर आपका r 0 है तो मेरे पास यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, a मेरा इक्वल हो जाएगा किसके, b की वैल्यू क्या है 6 है, तो a की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 6q आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि r की वैल्यू क्या है 0 है। अब देखिए यहाँ पर a की वैल्यू आपके पास आ गई है 6q, ठीक है। सो मतलब एक तरह से 6 को मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी तो 6 का टेबल ही आएगा। अगर q की वैल्यू में आपके पास 1 है तो 6 आ गया, 2 है तो 12 आ गया, 3 है तो 18 आ गया, ठीक है। यानी 6 का टेबल जब भी मैं लिखूँगी तो मेरे पास सारे इंटीजर्स कैसे आ रहे हैं, इवन, ठीक है। 6 क्या है, इवन नंबर है, इसके मल्टीपल्स क्या होंगे, इवन, ठीक है, इसके सारे मल्टीपल्स इवन आ रहे हैं। अगर मैं r की वैल्यू 1 लेती हूँ, 1 पुट करती हूँ यहाँ पर r की वैल्यू, bq क्या है मेरा 6q है प्लस 1, ठीक है। इवन प्लस 1 क्या होगा, ओड वैल्यू। अगर मैं 6 में 1 ऐड कर देती हूँ क्या होगा 7, 12 में 1 ऐड कर देती हूँ क्या होगा 13, ठीक है। सो इवन में जब मैं 1 ऐड करूँगी तो क्या वैल्यू आएगी, ओड वैल्यू आएगी। इज दैट क्लियर। जब मैं r की वैल्यू 2 लेती हूँ, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 6q + 2, इवन में इवन ऐड होगा तो क्या होगा, इवन होगा। आई होप समझ रहे हो, ये इवन वैल्यू है क्योंकि 6 का टेबल चल रहा है और उसमें इवन वैल्यू ऐड करूँगी तो इवन ही रहेगा, ओड वैल्यू ऐड करूँगी तो ओड आएगा। तो r की वैल्यू मैंने 3 ली तो a की वैल्यू क्या होगी 6q + 3। ये वैल्यूज़ कहाँ से आ रही हैं, इस फॉर्मेट से। r की वैल्यू हम यहाँ पुट कर रहे हैं, b की वैल्यू 6 हमने पुट की है, बाकी ऐसे कैसे लेकर चल रहे हैं। सो जब मैंने इवन में ओड वैल्यू ऐड की, 3 इज़ अ ओड नंबर, सो वैल्यू क्या आई, ओड आई। जब r की वैल्यू 4 थी सो 6q + 4 यानी इवन, जब नंबर इवन ऐड करूँगी तो इवन आएगा। जब r की वैल्यू 5 थी सो 6q + 5 वो क्या बनेगा, ओड, क्योंकि इवन में मैं कैसी वैल्यू ऐड कर रही हूँ, ओड। 5 इज़ अ ओड नंबर। सो देखिए हमें क्वेश्चन में प्रूव ही ये करना था कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसको हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो ओड वैल्यू आएगी 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। वी हैव प्रूव्ड इट, हमने प्रूव कर दिया है क्यों कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। सो एनी पॉजिटिव ओड नंबर इज ऑफ द फॉर्म, कौन सी फॉर्म के लिए रहेगा 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5। वी हैव प्रूव्ड इट। आई होप समझ में आया होगा, बहुत इजी कंसेप्ट था, सिर्फ वैल्यूज़ को पुट करना था। मूविंग ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कहता है एक आर्मी कॉन्टिजेंट है जिसमें 616 मेंबर्स हैं, ठीक है, 616 मेंबर्स हैं, इज़ टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। एक परेड में 32 मेंबर्स के पीछे उन्हें मार्च कर रहे हैं। द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। 2 ग्रुप को मार्च करना है सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कॉलम्स सेम बनने चाहिए। 5 कॉलम बन रहे हैं, 5 लाइनें बन रही है तो 5 ही बनेंगी, दोनों में 6 बन रही है तो 6 ही बनेंगे। सो ये बता रहा है व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स बनेंगे अगर वो मार्च करते हैं, हमें ये निकालना है। इस तरह के क्वेश्चंस में हम HCF फाइंड करते हैं, ठीक है, या हम यहाँ पर HCF LCM ही कर रहे हैं यूक्लिड डिवीजन से। सो वी विल फाइंड, यहाँ पर हम HCF फाइंड करेंगे यूक्लिड डिवीजन से। लेट्स डू इट।
सो ये देखिए यूक्लिड डिवीज़न आपको क्या कहती है। ये क्वेश्चन नंबर 3 में यूक्लिड डिवीज़न के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करेंगे। एचसीएफ निकालना है 616 और 32, ठीक है। इतने मेंबर्स गिवन है और इतने 32 मेंबर्स के पीछे उन्हें परेड में चलना है, लेकिन कॉलम्स बनाने हैं हमें ये बताना है। तो हम एचसीएफ निकालेंगे यूक्लिड डिवीज़न के अकॉर्डिंग। यूक्लिड डिवीज़न है ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ए जो आपका डिविडेंड होता है, ये डिवाइजर होता है, ये क्वोशिएंट होता है, ये रिमाइंडर होता है। सो लेट्स स्टार्ट इट। 616 लार्जेस्ट नंबर है, अंदर जाएगा। 32 स्मॉलर है, यही रहेगा। फर्स्ट इट विल गो ऑन 1, क्योंकि 32 अगर 2 पर जाओगे तो वैल्यू 64 हो जाती है। सो विल गो विद 1, ठीक है। सो ये आपके पास बचेगा 9, 2 एंड 6 हमने उतारा, ठीक है। ये 296। सो हम इसको लिखेंगे 616 इक्वल्स टू 32 मल्टीप्लाई, अब ये पूरा नहीं हुआ है क्योंकि नंबर कैपिटल है, सो ये 9 पर जाएगा। 9 पर आता है 288, या रिमाइंडर बचेगा 8, ठीक है। ये रिमाइंडर बच गया। सो अब हम इसको लिख सकते हैं 32 मल्टीप्लाई 19 प्लस 8। इस तरह से रिप्रेजेंट हमने कर दिया। अब जो आपका डिवाइज़र था वो आपका डिविडेंड बन जाएगा, जो रिमाइंडर था वो डिवाइज़र बन जाएगा। 8 4 जा 32, ठीक है। ये क्या आ गया आपका 32, यानी ये 0, रिमाइंडर 0 आ गया है आपका। सो वी विल राइट 32 इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0। जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है, वो लास्ट स्टेप होता है। 2 स्टेप में क्वेश्चन पूरा हो गया। और लास्ट में जो आपका डिवाइज़र होता है वो आपका एचसीएफ होता है। सो एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32 इक्वल्स टू 8। सो द आर्मी कैन मार्च इन 8 कॉलम्स। यही हमें बताना था, कितने कॉलम्स में आर्मी मार्च करेगी। जो हमारा एचसीएफ आया उतने कॉलम्स में, यानी 8 कॉलम्स में वो मार्च करेगी। बहुत इजी क्वेश्चन था, आई होप समझ में आया होगा। मूविंग ऑन नेक्स्ट। ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, जो कह रहा है यूक्लिड डिवीजन लेमा से ये आपको प्रूव करना है कि दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर इज इधर ऑफ फॉर्म 3m और 3m+1। ये कह रहा है किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं वो या तो 3m की फॉर्मेट में आएगा या 3m+1 फॉर्म में आएगा, ठीक है। सम इंटीजर, और जो आपका यहाँ पर m है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है। उसने हिंट भी दिया है कि लेट कर लेते हैं x भी कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, और वो फॉर्म में है 3q, 3q+1, 3q+2 फॉर्म में है। अब हम स्क्वायर लेंगे हर एक नंबर का और ये शो करेंगे कि वो 3m, 3m+1 फॉर्मेट में आ सकता है। सो लेट्स सॉल्व इट। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। किसी भी नंबर का हम अगर स्क्वायर करते हैं तो वो आपका 3m या 3m+1 फॉर्म में आना चाहिए, ये शो करना है। तो जैसे हम और क्वेश्चंस में करते आए हैं, इसमें भी सेम हम कंसिडर करेंगे। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई इंटीजर मान लिया पॉजिटिव, और जो b की वैल्यू है वो हमने 3 ली। मैंने बताया था अगर वहाँ पर 3m, 3q ये सब गिवन है तो हम यहाँ पर वैल्यू मोस्टली यही उठाते हैं। जैसे हमने इससे पहले क्वेश्चन जो किया था उसमें 6 वैल्यू ली थी, ठीक है। सो यहाँ पर हमने वैल्यू क्या लिया b की 3, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स एल्गो, उसके अकॉर्डिंग क्या है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है, ये रहेगा। अब r की वैल्यू आपकी क्या होती है, या तो 0 होती है, या 0 से बड़ी होती है, या लेस देन b होती है। b की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3। सो आपके पास जो r के केसेस बनेंगे वो क्या क्या बनेंगे, r की जो पॉसिबल वैल्यूज़ है हम लिख सकते हैं पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ r 0, 1, 2। ये 3 वैल्यूज़ आपके पास रहेंगी r की। इज दैट क्लियर? आई होप ये क्लियर है आपको, ठीक है। और यहाँ पर b की वैल्यू 3 है, सो a की वैल्यू क्या बन जाएगी 3q प्लस r, ठीक है। अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। व्हेन a इक्वल्स टू 0, व्हेन r इक्वल्स टू 0, r की वैल्यू 0 थी, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3q प्लस 0, यानी 3q हो जाएगी। अब अगर आपकी जो r की वैल्यू है वो 1 है, ठीक है, व्हेन r इक्वल्स टू 1, सो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3q प्लस 1, ठीक है। उसके बाद व्हेन r इक्वल्स टू 2, सो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3q प्लस 2, ठीक है। वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी। इज दैट क्लियर? अब देखिए स्क्वायर करके हमें वैल्यूज़ लेनी है, तो हम स्क्वायर करेंगे वैल्यूज़ का। अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ दिस साइड, स्क्वायरिंग,
ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3 क्यूब होल स्क्वायर, जो आ जाएगा आपका 9 क्यूब स्क्वायर। इज दैट क्लियर? उसके बाद अगर यहाँ स्क्वायर करती हूँ, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3 क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 3 × 3 क्यूब, ठीक है, क्यूब स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकती हूँ 3 × 3 क्यूब स्क्वायर। अब इसको हम ओपन कर देते हैं, 9 क्यूब स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 क्यूब। ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया है। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपका होता है। तो उसी से हमने इसको ओपन कर दिया है, 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस 1। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, दिस इज 9 क्यू और 6 क्यू में से कॉमन मैं कुछ ले लूँ, इसको लिख दूँ मैं 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस 1। अब अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन ले लेती हूँ, क्या बनेगा, 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू, ठीक है, ये बनेगा आपके पास। और साथ में चल रहा है आपका प्लस 1। इज दैट क्लियर? ए स्क्वायर आपका, अगर अब यहाँ देखिए, इसको यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आई थी ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3 × 3 क्यू स्क्वायर। अगर मैं इस 3 क्यू स्क्वायर को कोई भी नंबर मान लूँ, के मान लेती हूँ, तो ये मेरे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, 3k बन जाएगी। वही चीज़ अगर मैं यहाँ पुट करूँ 3, इसको मैं k2 मान लेती हूँ, उसको मैंने k माना या k1 माना, तो इसको मैं k2 मान लेती हूँ। सो दिस इज 3k2 प्लस 1 बन गया, ठीक है। अब हम स्क्वायर करेंगे इस वैल्यू का, इसका स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3 क्यू प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये बनेगा 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। दिस इज 9 क्यू स्क्वायर, ठीक है। इज दैट क्लियर? अगर मैं इसको ब्रेक करके लिख लूँ, 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस 3 प्लस 1, ताकि मैं कुछ कॉमन ले सकूं उसके लिए। यहाँ से मैंने 3 कॉमन लिया, 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1, यहाँ से यहाँ तक मैंने 3 कॉमन ले लिया। बाहर भी आपके पास क्या बचा, 1। अब ये 3k मान लिया, ये मैंने k2 माना था, इसको k3 मान लिया, दैट वाज k1, ये k1 था, k1 k2 k3 मैंने मान लिया, ठीक है, 3k प्लस 1, ठीक है। अब मैं मान लेती हूँ k1 k2 k3 आर सम इंटीजर्स, ये आपके कुछ इंटीजर्स हैं, हमने ये मान लिया है, ठीक है। वैल्यूज़ को पुट करना है, वैल्यूज़ पुट करने के बाद स्क्वायरिंग करनी है, स्क्वायरिंग करने के बाद जो कॉमन आ रहा है उसको इस फॉर्मेट में बनाना है कि 3k1 3k2 इस तरह से फॉर्मेट में आ जाए, 3 कॉमन आ जाए, ठीक है। जब आपके पास k1 k2 k3 सम इंटीजर्स आ गए हैं, तो उस टाइम पे मैं लिख सकती हूँ स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1, इसी फॉर्मेट में आया था क्योंकि हमने निकाला था 3k1 3k2 प्लस 1 3k3 प्लस 1, इस तरह से वैल्यूज़ हमारे पास आई थी। हर बार हमारे पास यही चीज़ निकल कर आई थी 3k1। सो k कोई इंटीजर है तो m भी कोई इंटीजर है, k2 k3 कोई इंटीजर है, m भी हमारा क्या है, एक इंटीजर है, तो हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ठीक है। सो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव नंबर का किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होता है वो इस फॉर्मेट में हो सकता है। ये हमने प्रूव कर दिया है हमारी वैल्यूज़ के थ्रू। आई होप ये समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 4 में जैसे हमने लिख किया था उससे थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने शो किया था कि जो स्क्वायर होता है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का वो 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्मेट में होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा से ही शो करना है कि क्यूब किसी पॉजिटिव इंटीजर का 9m प्लस 1 9m प्लस 1 प्लस 8 के फॉर्मेट में होता है। सो उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। लेट्स डू इट। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने एज्यूम कर लिया a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, b हमारी वैल्यू हमने 3 कंसिडर की है यहाँ पर। सो यूक्लिड डिवीजन
लेमा से डिवीज़न लेमा क्या कहता है आपको, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, यही कहता है। ठीक है, सो यहाँ से हम r की वैल्यू निकालते हैं। r क्या होता है, या तो 0 होता है, या 0 से ग्रेटर होता है, या लेस देन होता है b की वैल्यू क्या है 3। सो पॉसिबल वैल्यूज़ यहाँ पर, पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ आर क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। ठीक है, क्योंकि 3 से छोटी रहेगी, 0 और 3 के बीच में लाई करेगी। सो a इक्वल्स टू, a की वैल्यू यहाँ से ये क्या बन जाएगी, b इज़ 3 क्यू प्लस r हो गया। ठीक है, अब व्हेन r इक्वल्स टू 0, जब r की वैल्यू हमारे पास 0 थी, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 क्यू, r की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे 3 क्यू। अब हम यहाँ क्यूबिंग करेंगे क्योंकि हमें क्यूब करने के लिए कहा गया है। सो क्यूबिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड हम करते हैं। मैं क्यूब करने के लिए इधर लाइन लगा लेती हूँ। a क्यूब इक्वल्स टू 3 क्यू का क्यूब, ये बन जाएगा 27 क्यू क्यूब। ठीक है, a क्यूब ऐसे बन गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में हमें प्रूव करना था 9m प्लस 1 9m प्लस 8। सो हमें जो 9 चाहिए, इसलिए उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ से 9 कॉमन लूँगी। 9 कॉमन लिया, अंदर बच गया मेरे पास 3 क्यूब। सो इसको मैं कोई भी इंटीजर मान लेती हूँ, इसको मैं m मान लेती हूँ। ठीक है, सो मैं इसको लिख सकती हूँ 9m लिख सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो m था वो कोई भी इंटीजर था। ठीक है, सो फर्स्ट वैल्यू जो प्रूव करनी थी वो हमने शो कर दिया। अब r की वैल्यू जब आपकी 1 होगी, a इक्वल्स टू 3 क्यूब प्लस 1, ये बन जाएगा। अब इसका क्यूब हम करेंगे, इसका क्यूब मैं कर रही हूँ इधर, a क्यूब इक्वल्स टू 3 क्यूब प्लस 1 का क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a इंटू ए प्लस बी, जिसको हम 3ab इंटू ए प्लस बी, जिसको हम लिखते हैं 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ऐसे भी लिख देते हैं इस चीज़ को हम। ठीक है, क्लियर है, 3ab इंटू ए प्लस बी ये आपका होता है। इसी के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे, प्लस इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब प्लस 3 इंटू इस फॉर्मेट से, ताकि हम इसको जल्दी सॉल्व कर पाए। 3 इंटू में 3 क्यूब इंटू 1 और इसका स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 क्यूब इंटू 1 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया है। 27 क्यू क्यूब प्लस 1 का क्यूब क्या होगा 1, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और क्यू का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 से हो रहा है। सिंपली 3 3 जा 9, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। सो 9 क्यू ये आपका बन जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, उसके बाद ये आपके पास बन जाएगा। अब हमें यहाँ से क्या कॉमन लेना है 9, सिंपल फॉर्म में आया है 9 लेना है। 9 मैंने कॉमन लिया, मेरे पास बचा 3 क्यूब क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू। सो मैंने ऐसे लिख दिया, प्लस जो ये आपका 1 था इसको मैंने यहाँ लिख दिया है लास्ट में। इनमें से मैं वैल्यू कॉमन ले ली है, इस टर्म में से, इस टर्म में से और इस टर्म में से। ठीक है, सो ये आपका क्या हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। सो इसको मैं क्या मान सकती हूँ m। सो 9m प्लस 1। ठीक है, मैं इसको इस फॉर्मेट में लिख, जो आपका क्वेश्चन था उसमें गिवन था कि 9m प्लस 1 को हमें कोई इंटीजर गिवन है, इस फॉर्म में निकालना है। सो हमने इसको प्रूव कर दिया है कि जब हम क्यूब करेंगे इस तरह से, सो उसका जो क्यूब होगा वो 9m प्लस 1 के इक्वल भी आ सकता है। ठीक है, अब हम इसका थर्ड पार्ट और करेंगे। थर्ड क्या है, r की वैल्यू 1 रखेंगे, r की वैल्यू 2 रखेंगे। आई होप यहाँ तक आपने ये कर लिया होगा क्वेश्चन। अब मुझे ये रब करना पड़ेगा। ठीक है, r इक्वल्स टू 2, जब हम r की वैल्यू 2 रख रहे हैं।
आर की वैल्यू 2 रखेंगे, सो ए की वैल्यू आएगा 3 प्लस 2, ये आ गया। अब इसका क्यूब करेंगे, इसका क्यूब करोगे सो a³ इक्वल्स टू 3 प्लस 2 का क्यूब, ठीक है, क्यूब कर रहे हैं। ओके, a³ प्लस b³ प्लस 3 a² इंटू b प्लस 3 इंटू 3 2 का स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई, ये आपका फॉर्मूला बन गया 27 प्लस 8 प्लस 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54 क्यू स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 9 4 जा 36 क्यू, ठीक है, आपके पास ये आ गया है सोल्व करने के बाद इसको, ठीक है। अब देखिए मैं इसको असेंबल कर लेती हूँ थोड़ा सा। 27 प्लस 54 स्क्वायर प्लस 36 प्लस 8, ठीक है, इस तरह से मैंने असेंबल कर लिया है। अब मैं यहाँ से 9 कॉमन ले सकती हूँ, 9 3 प्लस 9 6 जा 54 6 स्क्वायर प्लस 4 ठीक है, प्लस 8। अब ये जो बना है ये कोई ना कोई इंटीजर होगा क्योंकि हमें गिवन था 9m प्लस 8 क्वेश्चन में, तो m भी कोई इंटीजर था, सो ये भी कोई इंटीजर होता है, तो इसको इस फॉर्मेट में मैं लिख सकती हूँ 9m प्लस 8। सो जो हमें प्रूव करना था वो हम प्रूव कर चुके हैं कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form 9m plus 1 or 9m plus 8. We have proved it. एक्सरसाइज 1.1 आपके ओवर हो गई है। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। एक्सप्रेस करना है हर एक नंबर को इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ये जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन कराया है इस चैप्टर के स्टार्टिंग में तो आपको बताया था प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं। सो 140 के प्राइम फैक्टर्स के फॉर्मेट में हमने लिखना है। आप उसको निकाल करके देखोगे 140 के। हमने थ्योरम भी की थी कि कंपोजिट नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्राइम फैक्टर्स की फॉर्मेट में। सो लेट्स सॉल्व 2 70 2 35 नाउ 5 7 ये आपके बने हैं। सो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। इस तरह से सिर्फ प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ये आपके 140 के फैक्टर्स हो गए। इस तरह से हमें लिखकर दिखाना है। लेट्स डू 156। 156 हम करेंगे 156 2 से करते हैं। आई होप आपको ये डिवीज़न आती है। हम यहाँ पर क्वेश्चन लिखते हैं। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन 2 से 156 को डिवाइड करूँगी, जो क्वेश्चन आएगा वो लिखा जाएगा। 2 7 जा 14, कैरी बचा 1, रिमाइंडर 1, 16 हो गया। 2 8 जा 16, इस तरह से डिवाइड करेंगे 2 से। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, ठीक है। अब 3 से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये आया 13 1 जा 13, ठीक है। सो इसके फैक्टर्स ये बने 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। हम ये लिखेंगे 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। ये आपके फैक्टर्स बन गए 156 के, ठीक है। नाउ 3825। अब इसको डिवाइड करते हैं। हमेशा हमें प्राइम नंबर लेना है और वो भी स्मॉलेस्ट, जो जिससे भी डिवाइड हो जाए। अभी नंबर 2 से डिवाइड तो नहीं हो सकता है। लेट्स 3 से। अगर आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट आता है तो आप बहुत इजीली कर सकते हो। हम सम करके देख लेंगे 3 से डिवाइड होता है या नहीं। 8 और 3 11, 11 और 7 18, यानी होगा 3 से। 3 1 2 7 5, ठीक है। 12 और 12 24, ऑब्वियसली होगा। 3 3 4 2 और 5, ठीक है। अगेन इट विल गो 7 और 4
11 जो 3 से डिवाइड नहीं होगा, सो इसको 5 से करेंगे। 5 8 40, 5 5 25, 5 से 17 पर 17 जाएगा 17 से ही। सो इस तरह से हमने इसके फैक्टर्स कर दिए हैं। अब वो हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। सो ये बन गया 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और दिस इज 17। आई होप क्लियर है, बहुत इजी है। मूविंग ऑन फोर्थ पार्ट आपका है 5005। ना ये 2 से जाएगा ना ये 3 से जाएगा, ये 5 से, ठीक है। सबसे छोटा 2 है, फिर उसके बाद 3 है, अब 5 है। 1001, ठीक है। ये आपका चला गया है 100। अभी 5 से नहीं जाएगा, 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट प्राइम नंबर दैट इज 7। 7 से देखो, 7 1 7 हो जाएगा, 3 30, 7 4 28 और 7 3 21। सो ये जगह 7 1 7, 7 4 28, 7 3 21, ठीक है। 7 से ही गया है ये, ठीक है। अब ये देखिए 4 और 4 8, ये नहीं जाएगा, ये 7 से भी नहीं जा रहा, ये 11 से जाएगा क्योंकि 11 1 11, 11 3 अब ये 13 से, 13 1 13। सो हमारे 5005 के फैक्टर्स क्या बने हैं? 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13, 11 मल्टीप्लाई 13। इसके सारे फैक्टर्स आपके देखिए अलग अलग फैक्टर्स निकल कर आए हैं, ठीक है। सो मूविंग ऑन आवर नेक्स्ट पार्ट 7429, ठीक है। ये आपका 3 से भी नहीं जा रहा है, 2 से भी नहीं जा रहा है, 5 से भी नहीं जा रहा है, 7 से भी नहीं जा रहा है, 11 से भी नहीं जा रहा है, 13 से भी नहीं जा रहा है। ये आपका सीधा जाएगा 17 से, ठीक है। 17 से ये सीधा आपका 16। सो इसको 17 से डिवाइड करते हैं, ये जाएगा आपका 17 4 पे, देन 3, देन 7। अगर टेबल्स लेना है तो बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये फर्दर डिवाइड होगा आपका 19 से, ठीक है। 19 2 38 एंड देन ऑन 3 57। उसके बाद ये जाएगा 23 से, 23 1 23। सो ये 7429 के आपका फैक्टर्स बने 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23, ठीक है। ये आपके फैक्टर्स बन गए 7429 के। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ओवर हो गया है। फैक्टर्स निकालने थे इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन से और उन्हें लिखना था, बहुत इजी था। आई होप क्लियर है। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स गिवन है, उनके एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है और वेरीफाई करना है कि एलसीएम को अगर मैं एचसीएफ से मल्टीप्लाई करती हूँ तो वो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स के आएगा, इक्वल आएगा, ठीक है। ये आपका एक फॉर्मूला कह सकते हो है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें वी विल सॉल्व इट। लेट्स डू इट। सो लेट्स डू आवर फर्स्ट पार्ट 26 के हम फैक्टर निकालेंगे। सो डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं इसके फैक्टर, हम सीधे सीधे भी लिख सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई 13, सीधा सीधा पता है 13 2 26, 91 भी आपका 13 के टेबल में आता है। 7 13 जाए या 13 7 जाए 91 होता है, ठीक है। सो एचसीएफ वो होगा जो दोनों में कॉमन होगा, दिस इज ये कॉमन है दोनों में, जो दोनों में होगा वो एचसीएफ होगा 13, ठीक है। एलसीएम वो होगा जो दोनों में आ रहा होगा और दोनों में अगर 2 बार आ रहा है तो हम उसको एक बार लेंगे, लाइक 2 इसमें है इसमें नहीं है 2 को लेंगे, 7 इसमें है उसमें नहीं है तो 7 को लेंगे, 13 दोनों में है लेकिन हम उसको सिर्फ एक बार लेंगे, ठीक है। 13 7 91 हमने अभी देखा था, 2 1 2 9 2 18 182। ये आपका क्या बन गया एलसीएम, ये बन गया एचसीएफ। अब इसको हम करेंगे वेरीफाई करना है। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल्स टू जो आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। सो एलसीएम 182 मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ 13, और अगर मैं 26 और 91 को मल्टीप्लाई करती हूँ तो यही रिजल्ट आना चाहिए। सो 13 2 26 एंड दिस इज 6 एंड दिस इज 3 एंड दिस इज 2। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 6 से लास्ट डिजिट, तो इसी तरह से 2 3 6 6 ही आपका आएगा। सो दोनों चीज़ें सेम आ रही हैं,
तो हम वेरीफाई कर पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इस तरह से कर सकते हो या ऐसे पुट करके भी कर सकते हो, ठीक है। सो मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट 2, 510 एंड 92। सो 510 यहाँ से देखो बहुत इजी है इसको सोल्व करना। पहला तो आप 0 है 2 से कर सकते हो, नहीं तो मुझे सीधा दिख रहा है 17 3 जा 51, यानी 3 से भी डिवाइड होगा। सो वी विल गो विथ 2, पहले छोटे से करना होता है। से 2 2 जा 4, 11, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10, ऐसे डिवाइड होगा। अब ये देखिए 12 बन रहा है, तो मतलब ये 3 से डिवाइड होगा। 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, ठीक है। 8 और 5 13 होते हैं, सो ये 3 से नहीं होगा। अब ये 5 से जाएगा, 5 17 जा एंड 17 1 जा। बहुत इजी है, टेबल्स लर्न होनी चाहिए बस। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। इस चैप्टर के लिए आपका होमवर्क यही है कि आपको टेबल्स लर्न करने एटलीस्ट 20 तक 25 तक कर ले तो बहुत बेटर है। नाउ 92 2 से 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड देन 23, क्योंकि 23 किसी से डिवाइड नहीं होगा, अपने आप से ही होगा। इज दैट क्लियर? ये आ गया आपके पास 2 2 23, ठीक है। HCF जो दोनों में कॉमन होगा दैट इज HCF, यहाँ पर 2, सो ये आपका आ गया है 2। HCF आपका होगा 2 क्योंकि कुछ और कॉमन नहीं है। LCM आपका होगा एक तो 2 कॉमन में से, देन 3, देन 5, देन 17, यहाँ से फिर से 2, यहाँ से 23, यानी जो दोनों में आ रहा है 2 बार तो उसको हम एक बार लेंगे। यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2 था, उसको हम एक बार लेंगे। उसके बाद फिर से इसमें नहीं है दोबारा, लेकिन इसमें है तो उसको भी हम लेंगे, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। दिस इज 34 मल्टीप्लाई 23, 15 2 जा 30, ठीक है। फर्दर इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2 3 4 6 0। मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है। एक तरीका तो ये था जो मैंने सीधा सीधा एलसीएम इस तरह से लिख दिया। एक तरीका ये है कि मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ये तो 2 3 5 7 था, इसको मैं लिख देती 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 23। अब जो हाईएस्ट पावर है वो एलसीएम में लिखी जाएगी, यानी 2 बार आएगा। हमने 2 को 2 बार ही लिखा है, ठीक है। उसके बाद 3 की हाईएस्ट पावर 1 है, 5 की हाईएस्ट पावर 1 है, 17 की हाईएस्ट पावर 1 है, 23 की हाईएस्ट पावर 1 है, तो हमने इसके अकॉर्डिंग लिखा। हो सकता है किसी और क्वेश्चन में हाईएस्ट पावर चेंज हो जाए, किसी की पावर 3 हो, किसी में 2 हो, सो हम इसको कंसिडर करेंगे एलसीएम लिखते टाइम। ये किसी क्वेश्चन में आएगा तो मैं अच्छे से समझाऊंगी आपको। इज दैट क्लियर? अभी ये है, अभी हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। एलसीएम मल्टीप्लाई HCF इक्वल्स टू एलसीएम इंटू HCF कर लेते हैं। 2 3 4 6 0 मल्टीप्लाई बाई 2, ये बनेगा आपका 4 6 9 2 0। प्रोडक्ट कर लेते हैं। प्रोडक्ट भी आपका क्या आएगा 5 1 0 मल्टीप्लाई 92 का प्रोडक्ट भी यही आएगा 4 6 9 2 0, ठीक है। प्रोडक्ट भी सेम आ रहा है, ये भी सेम आ रहा है, सो वेरीफाई किया हमने, क्वेश्चन ठीक है। सो थर्ड पार्ट अब हम करते हैं। आप साथ साथ क्वेश्चन लिखते रहिएगा, नहीं तो आपको वीडियो वापस दोबारा देखनी पड़ेगी। साथ साथ क्वेश्चन करते रहोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। थर्ड है आपका 3 3 6 एंड 5 4, 3 3 6 5 4, ठीक है। 3 3 6, 2 से पहले जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 2 21, अब जाएगा 3 से 3 7 7 1, ठीक है। थोड़ा सा दूर लिखती हूँ मैं इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 4 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। इज दैट क्लियर? 54, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 से जाएगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ठीक है। सो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई
3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। इज दैट क्लियर? ईजी है। अब HCF क्या होगा? जो दोनों में कॉमन होगा 2, लेकिन HCF में आप लोवेस्ट पावर लेते हो। 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 की पावर 4 है, वहाँ 2 की पावर 1 है, तो HCF में 2 की पावर 1 हम लेंगे। 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 की पावर 1 यहाँ पर है, तो हम 3 की पावर 1 लेंगे। बाकी कुछ और कॉमन नहीं है। सो HCF जो आपका आया वो इसका आया 6। ठीक है। LCM में उल्टा होगा। LCM में हम पावर हाईएस्ट वाली लेते हैं। 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 की पावर 4 है, तो हम 2 की पावर 4 कंसिडर करेंगे। 3 की पावर यहाँ 3 है, 3 की पावर यहाँ 1 है, तो हम हाईएस्ट पावर लेंगे 3 की पावर 3। ये ध्यान रखना है, हाईएस्ट में पावर लो लेनी है, लोवेस्ट में पावर हाई लेनी है, रिवर्स है। 7 की पावर 1 है, यहाँ है ही नहीं, तो हम 7 लेंगे। ठीक है। 2 की पावर 4 मतलब है 16, 3 की पावर 3 मतलब है 27 मल्टीप्लाई 7, इसको मल्टीप्लाई 3024 मल्टीप्लाई करने के बाद आपका रिजल्ट ये आएगा। ठीक है। उसके बाद हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करने के लिए LCM मल्टीप्लाई HCF हम करेंगे। 3024 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 6 4 ज़ा 24, 2 कैरी, 6 2 ज़ा 12 एंड दिस इज 14 एंड 6 3 ज़ा 18। ये आपका बनेगा 18144। ठीक है। हम प्रोडक्ट कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स हम कर लेते हैं। नंबर्स हैं 336 मल्टीप्लाई 50। इसका रिजल्ट भी सेम आएगा 18144। ठीक है। हैंस प्रूव्ड LCM HCF आपका प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के इक्वल आ गया है। सो जो आपको प्रूव करना था वो प्रूव हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका ओवर। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 3। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। LCM और HCF फाइंड करना है इंटीजर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको दो डिजिट दिए गए थे, दो नंबर्स थे, यहाँ पर 3 नंबर्स आपके पास है। सो लेट्स सॉल्व इट। फर्स्ट पार्ट आपका है 12, 15, 21। मुझे नहीं लगता कि इनका आपको प्राइम फैक्टर निकालने की ज़रूरत है। 12 को ब्रेक कर लीजिए, आप ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है। यानी 4 3 ज़ा 12 होता है। इसको फर्दर ब्रेक कर सकती हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3 में, क्योंकि हमें प्राइम फैक्टर में करना है। आप इस तरह से करके देख सकते हो। ठीक है। लिखना आपको ऐसे ही है। और इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 स्क्वायर इंटू 3। ठीक है। 15 आपका होता है 3 और 5 का, तो ये 3 और 5 ही रहेगा। 21 के फैक्टर होते हैं 3 और 7। ठीक है। अब हम यहाँ पर इसका HCF निकालेंगे। HCF एंड LCM। HCF जो तीनों में कॉमन होगा और पावर छोटे वाली लेनी है। तीनों में कॉमन 3 है, 3 मैंने ले लिया। उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। सो HCF यहाँ पर हमारे क्या बन गया 3। ठीक है। क्योंकि यहाँ भी 3 था, यहाँ भी 3 था, यहाँ भी 3 था और सबकी पावर 1 थी। सो दिस इज द HCF। LCM देखिए, LCM भी तीनों में से हाईएस्ट पावर 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 1, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 2, 5 की हाईएस्ट पावर क्या है 1, 7 की हाईएस्ट पावर क्या है 1। हाईएस्ट पावर लेनी है। 3 इंटू 4, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60 एंड 6 7 ज़ा 42 यानी 420। ये आपका LCM बन जाएगा। बहुत इजीली ये सोल्व हो गया है। और अगर आपको ऐसे नहीं फैक्टर बना पा रहे हो तो आप उसका फैक्टर इस तरह से जैसे बनाते आए हो 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, इस तरह से फैक्टर करके भी आप लिख सकते हो। जो आपको इजी लगे उस वे से आपको करना है। ठीक है। मूविंग ऑन इट्स सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट देखिए 17, 23, 29। 70, 23, 29 ये सारे ही प्राइम नंबर्स हैं। तो इनके फैक्टर ऐसे बनेंगे 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 1, 29 मल्टीप्लाई 1। इस तरह से इनके फैक्टर बनेंगे। सो HCF LCM। HCF कॉमन क्या है सिर्फ 1, सो 1 HCF है। LCM में 17 की पावर 1 है, 23 की पावर 1 है, 29 की पावर 1 है, जो तीनों में आ रहा है और हाईएस्ट पावर है। यानी ये 17 जो मतलब तीनों में आए ना आए हाईएस्ट पावर। ठीक है। तीनों में हर एक नंबर को हमें कंसिडर करना है हाईएस्ट पावर के साथ। ठीक है। 17 सिर्फ यहाँ आ रहा है, लेकिन हाईएस्ट पावर आपकी क्या है 1।
ठीक है। सो इस तरह से हम उसको लिखेंगे। इज दैट क्लियर? सो अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इनकी मल्टीप्लिकेशन आपकी आएगी 11339। बाकी आपको सोल्व करके देखना है इसको, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन स्पीड बढ़ानी है। किसी एक वीडियो में मैं आपको शॉर्टकट भी सिखाऊंगी मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। लेकिन अभी आप ऐसे ही कीजिए लॉन्ग मेथड से ही। सो ये आपका HCF है, ये LCM है। इट्स ओवर। बहुत ईजी क्वेश्चन था क्योंकि कॉमन फैक्टर निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट मूविंग ऑन आवर थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपके पास है 8, 9, 25। इनके फैक्टर भी आप सीधे कर सकते हो। 8 का फैक्टर आपके 2 बनते हैं, 2 2 2, ठीक है। 9 के 3 3 3 और 1 को भी लिखेंगे हम क्योंकि कॉमन नहीं आएगा कुछ तो 1 आएगा। एंड दिस इज 5 और 5। बहुत सिंपली देखते ही हमें पता चल रहा है। दीज आर द फैक्टर्स, ठीक है। HCF जो तीनों में कॉमन हो दैट इज 1 कॉमन है। LCM अब इसको मैं लिख सकती हूँ 2 का क्यूब, इसको लिख सकती हूँ 3 का स्क्वायर, इसको लिख सकती हूँ 5 का स्क्वायर। इज दैट क्लियर? सो यहाँ पर 2 का क्यूब, तीनों में जो हाईएस्ट पावर होगी वो, तो तीनों में 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है एंड 5 की पावर 2 है। इज दैट क्लियर? क्लियर है, ठीक है। सो अब हम सिर्फ क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। सो देखिए 5 5 ज़ा 25, 25 मल्टीप्लाई 9 होता है 2 to 5। 2 to 5 को मल्टीप्लाई करूँगी 8 से, 2 to 5 मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 से। 8 5 ज़ा 40, 8 2 ज़ा 16, 20, 8 2 ज़ा 16, 17, 18। ओके दिस इज ऑल्सो 1800। ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। सो ये आपका आंसर LCM हो गया 1800। मूविंग ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ईजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन है HCF 306 और 657। 306 657 का HCF आपको गिवन है 9। इन दोनों का LCM निकालना है। तो सीधा हम इसमें आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। आइडेंटिटी कौन सी यूज़ करेंगे? LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है? 306। सेकंड नंबर हमारे पास क्या है? 657। HCF हमारे पास क्या है? 9। LCM क्या है? फाइंड करना है, ठीक है। अब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स डिवाइड बाय, ये HCF को इधर से मैं इधर ले आऊँगी तो नीचे आ जाएगा। सिंपल है, आई होप समझ में आया होगा। ये फॉर्मूला था LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स हम लिखते हैं। सो LCM को वहीं रख के मैं HCF इधर ले आई हूँ। 2 नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा? 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइड बाय 9, ठीक है। अब 9 से जो भी नंबर आपका कटता है उसको आप काट सकते हो। 9 7 जा 63 एंड 9 3 जा 27। सो 306 मल्टीप्लाई 73, जो भी मल्टीप्लाई के बाद आंसर आया, सो ये आपका आंसर आ जाएगा 22338। जो आपका LCM होगा ये आपका आंसर है। इजी था। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें हमें चेक करना है वेदर 6 की पावर n है, क्या वो कभी एंड होगा? कैन एंड विद द डिजिट 0। मतलब जब 6 की पावर कुछ भी हो, 6 की पावर 1 है तो इसका लास्ट में क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। 6 की पावर 2 है, 36 आ रहा है। सो क्या कभी लास्ट डिजिट जो है वो 0 आएगा? कभी 0 में ये एंड होगा अगर n कोई भी नेचुरल नंबर है, ठीक है। इसने पहले ही बोला n नेचुरल नंबर, मतलब n की 1 वैल्यू से ही स्टार्ट करेंगे हम। n को 0 नहीं ले सकते हैं क्योंकि 0 नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। सो इस कंसेप्ट को चेक करने के लिए सबसे पहली चीज़ हमारे, अगर कोई भी नंबर, किसी भी नंबर के लास्ट में 0 कब आता है? जब वो डिविजिबल हो। डिविजिबल हो किससे? 10 से, ठीक है। या हम कह सकते हैं डिविजिबल हो 2 एंड 5 से, ठीक है। 2 और 5 से, दोनों से डिविजिबल हो। मतलब 10 को हम कैसे लिखते हैं? 2 इंटू 5, इस तरह से ही लिखते हैं। सो हम इसको लिखेंगे कैसे? इफ अ नंबर ends with 0 prime number, 0 prime factor must be
2 इंटू 5 इससे मल्टीप्लाई होना चाहिए। अब 6 रेज टू पावर n को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर n, 2 3 जा 6 होता है, पावर इसकी n है तो इसकी भी n आएगी। ना ही मेरे पास यहाँ पर 2 है, ना ही मेरे पास क्या है 5 है, कुछ भी नहीं है इनमें से, ठीक है। सो इसका प्राइम फैक्टर हम निकालेंगे तो ये आएगा, ठीक है। इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट 5 इज नॉट इन द, 2 तो आ गया है 2 इंटू 5 से, लेकिन 5 नहीं आया। सो 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6n, ठीक है। 6n के प्राइम फैक्टराइजेशन में वो नहीं है, 6n के प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं है, सो वो डिविजिबल बाय नहीं है 5 से, ठीक है। सो 6n कैन नॉट बी एंड विद डिजिट 0, ठीक है। इट हमने देखा कि 5 नहीं आ रहा है तो 10 भी नहीं आएगा, और 10 नहीं आएगा तो ये ऐड नहीं होगा 0 में। सिर्फ हमें इतना से बताना था, आई होप आपको समझ में आया होगा। हमेशा पेयर ये बनना चाहिए या 10 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी लास्ट में 0 आएगा, ठीक है। इसमें कहीं भी नहीं आ रहा है। पावर आप कुछ भी रखोगे हमेशा अंदर तो यही चीज़ें बनेंगी, पावर कुछ भी आप रखो चेंज होती रहेगी, ठीक है। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपका कहता है एक्सप्लेन करना है क्यों दिस स्टेटमेंट एंड दिस स्टेटमेंट आर कंपोजिट नंबर, ये कंपोजिट नंबर क्यों बन रहे हैं। देखिए स्टार्टिंग में मैंने बताया था प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका फैक्टर 1 और वो नंबर इटसेल्फ होता है, ठीक है। और कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके फैक्टर अदर देन या अनदर देन 1 और इटसेल्फ, यानी खुद के अलावा और एक के अलावा उसका कोई और फैक्टर होता है, वो आपके कंपोजिट नंबर्स होते हैं, ठीक है। सो लेट्स सॉल्व इट। हम देखते हैं, दिख रहा है देखिए 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 है। अगर मैं इसको सोल्व करती हूँ, 13 कॉमन यहाँ प्लस साइन है, ये मल्टीप्लाई है, 13 अगर मैं कॉमन ले लेती हूँ तो 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 1 यहाँ रह जाएगा, ठीक है। और प्लस में मेरे पास क्या रह जाएगा 1, ठीक है। सो मैं इसको लिख सकती हूँ 13 इंटू 7 मल्टीप्लाई 11 क्या हो जाएगा 77 प्लस 1 मेरे पास हो जाएगा, ठीक है। और मेरे पास हो गया 13 मल्टीप्लाई 78, 78 किसके टेबल में आता है 13 के टेबल में आता है, 13 इंटू 6। सो यहाँ मेरे को दिखाई दे रहे हैं जो फैक्टर्स हैं 6 एंड 13 फैक्टर्स आए हैं, देयरफॉर इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं है जो 1 और इटसेल्फ के अलावा, कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं है जो सिर्फ खुद से ही मतलब प्राइम नंबर हो। ये प्राइम नंबर्स फैक्टर नहीं है, दोनों ही नंबर कैसे आए हैं कंपोजिट आए हैं, 6 भी और 13 भी। इज़ दैट क्लियर, आई होप क्लियर है। इसका सेकेंड पार्ट हम सोल्व कर लेते हैं। 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 एंड प्लस 5, ठीक है। अगर मैं इसमें से 5 कॉमन लूँ, ले सकती हूँ, दोनों में 5 है, 5 कॉमन लिया, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो +1, ये +1 आएगा, ये लिखना पड़ेगा। नाउ 5 मल्टीप्लाई, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आएगा 1008 और प्लस में आपने लिखा 1, ठीक है। नाउ 5 मल्टीप्लाई 109, ठीक है, ये आया है। अब 1009 को फर्दर फैक्टराइज नहीं किया जा सकता, सो ये जो है 5 एंड 100 इस नंबर के फैक्टर बन गए, इस पूरे नंबर के फैक्टर क्या बन गए हैं 500 और 100, 5 और 1009 आर फैक्टर्स। इस पूरे नंबर के फैक्टर ये हैं, ये नंबर खुद और 1 नहीं है सिर्फ, ये भी इसके फैक्टर्स बन गए हैं। देयरफॉर इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। ये क्या बन गया कंपोजिट नंबर। अगर इस पूरे के फैक्टर सिर्फ ये खुद होते और 1 होता तो ये प्राइम नंबर होता, लेकिन ये कंपोजिट नंबर बना है। और हमें प्रूफ यही करना था कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है, क्योंकि इनके फैक्टर्स, इनके अलावा और नंबर्स इनके फैक्टर निकल कर आ रहे हैं, जैसे यहाँ आए और यहाँ आए हैं। आई होप क्लियर होगा फंडा, बहुत ईजी क्वेश्चन था। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कहता है एक सर्कुलर पाथ है
अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड है, कोई ग्राउंड है स्पोर्ट्स का, उसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ बना हुआ है। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं एक राउंड पूरा करने के लिए, रवि को 12 मिनट लगते हैं उसी राउंड को क्लियर करने के लिए, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट से सपोज उन्होंने स्टार्ट किया एक ही टाइम पर, यानी दोनों ने 9 ही बजे स्टार्ट किया है सपोज कर लो, ठीक है, 10 बजे स्टार्ट किया, जो भी टाइम है, और एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट, कितने मिनट के बाद वो दोबारा मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर, हमें ये बताना है। सो लेट्स सॉल्व इट। सो हमने देखा कि एक सर्कुलर पाथ मान लेते हैं, यहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया है, ये सेम पॉइंट है। सोनिया और जो आपका दूसरा बंदा है रवि, दोनों ने यहाँ से स्टार्ट किया, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, मैं कह सकती हूँ इधर से इधर किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। सो जो सोनिया टाइम लेती है वो कितना लेती है, सोनिया टेक्स 18 मिनट, सोनिया 18 मिनट लेती है, ठीक है। रवि आपका लेता है 12 मिनट्स, ठीक है। अब हमने यहाँ से देखा कि रवि कम टाइम ले रहा है सोनिया से कंप्लीट करने के लिए, एक पूरा राउंड कंप्लीट करने के लिए रवि कम टाइम ले रहा है, वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो मिलेंगे सेम टाइम पर। रवि विल हैव कंप्लीटेड 1 राउंड ऑफ सर्कुलर पाथ विद रिस्पेक्ट टू सोनिया, ठीक है। सो टोटल टाइम जो दोनों को लगेगा 1 राउंड कंप्लीट करने के लिए वो एलसीएम होगा, एलसीएम लेंगे हम सोनिया और रवि दोनों का जो एलसीएम आएगा, कॉमन पॉइंट वही रहेगा उनका, ठीक है। सो हम 18 और जो 12 मिनट्स है उनका एलसीएम कंसिडर करेंगे, एलसीएम लेंगे हम, ठीक है। सो लेट्स, वो जब दौड़ेंगे तो क्या होगा उनका मीटिंग पॉइंट, दे मीट आफ्टर एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, 18 और 12 के एलसीएम के बाद वो मिलेंगे, ठीक है। सो 18 के फैक्टर अगर हम करते हैं 9 और 2 होते हैं, यानी 3 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है, प्राइम फैक्टर में करना होता है, ये फर्दर मैंने से किया 3 स्क्वायर इंटू 2, 12। 6 और 2 होते हैं, 6 का फैक्टर 2 और 3 होता है, सो 2 3 एंड 2, सो हो गया 2 का स्क्वायर और 3, ठीक है। एलसीएम हाईएस्ट पावर लेते हैं, 2 की हाईएस्ट पावर दोनों में क्या है 2 है, 2 का स्क्वायर, 3 क्या है 3 का स्क्वायर, यानी 4 × 9 यानी 36, 36 इसका एलसीएम निकल कर आया है। सो 36 मिनट्स के बाद वो दोनों मिलेंगे, ठीक है। देयरफॉर दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट्स। क्लियर है। फैक्टराइजेशन आपको ऐसे करके नहीं लिखनी होती है, ये जस्ट मैंने आपको बताने के लिए, नहीं तो हम सीधा ही ऐसे लिखेंगे। बस आपको पता होना चाहिए कि प्राइम फैक्टर हमें बनाने हैं, तो प्राइम बनाने कैसे भी करके, वैसे लिखोगे तो गलत नहीं है, बस उसको कन्वर्ट कर देना प्राइम फैक्टर में, ठीक है। इस तरह से प्राइम फैक्टर बना के, और हाईएस्ट पावर लेनी होती है एलसीएम में, तो दोनों में 2 कॉमन था, 2 की हाईएस्ट पावर 2 थी, 3 की पावर 2 थी, उससे हमने इसको सॉल्व कर दिया। बहुत ईजी क्वेश्चन था। मूविंग ऑन नेक्स्ट। तो ये एक्सरसाइज आपकी यहाँ ओवर हो गई है 1.2। नेक्स्ट मूविंग ऑन एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर 1.3 एक्सरसाइज का है, प्रूव करना है √5 आपका इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब इसको हम करेंगे, आपकी एक थ्योरम है 1.4, जैसे उसमें किया गया था ऐसे ही इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करेंगे, ठीक है, कि इसको रेशनल मान के हम करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब अपोजिट। लेट अस एज्यूम द contrary that √5 is rational। ये आपका क्या है, एक रैशनल नंबर, हम इसको कंसिडर कर लेते हैं। therefore we can find 2 integers, 2 integers हम फाइंड करेंगे, 2 integers a और b, ठीक है। b आपका 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। 2 इंटीजर फाइंड करेंगे a और b आपका 0 नहीं होगा, सच दैट √5 इक्वल्स टू a/b, क्योंकि अगर वो रैशनल नंबर है तो हम उसको ऐसे लिखेंगे a/b की फॉर्मेट में, ठीक है। सो यहाँ से अब हम लिख सकते हैं लेट a और b दोनों का कोई कॉमन फैक्टर है, एक के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर है। लेट a एंड b हैव अ कॉमन फैक्टर other than
1, एक के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर है, सो हम डिवाइड कर सकते हैं दोनों को कॉमन फैक्टर से, ठीक है। सो वी अज्यूम दैट ए एंड बी आर को प्राइम, दोनों आपके क्या है, को प्राइम है, ठीक है। सो √5 इक्वल्स टू ए बाई बी को हम कैसे लिख सकते हैं, √5 बी इक्वल्स टू ए, ठीक है। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, सो 5b स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, ए स्क्वायर जो है आपका वो डिविजिबल है 5 से, सो ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, ए भी डिविजिबल होगा 5 से, ठीक है। सो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन से हमें पता चला कि जो ए स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल होगा। सो 1.3 अगर आपने थ्योरम पढ़ी होगी तो उसके अकॉर्डिंग ए भी डिविजिबल होगा किससे, 5 से। ए इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, अगर उसका स्क्वायर डिविजिबल है तो वो भी आपका डिविजिबल होगा, ठीक है। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये कंक्लूजन 1 मान लिया है। सो हम इसको आप लिख सकते हैं ए 5 से डिविजिबल है, ए इक्वल्स टू 5c, सी कोई भी इंटीजर हो सकता है, सी इज एनी इंटीजर, सी को हम कोई भी इंटीजर कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। सी हमारा कोई भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर सी कोई भी होगा। ए की वैल्यू 5c हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिए है, इसको हम पुट कर देते हैं, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। पुट ए इक्वल्स टू 5c इन इक्वेशन 1 कह सकते हो। सो 5b स्क्वायर इक्वल्स टू 5c, ए स्क्वायर की जगह 5c लिखा है, सो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। सो ये बनेगा आपका 5b स्क्वायर इक्वल्स टू 25c स्क्वायर, यहाँ से हमारे पास ये आ गया 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, सो b स्क्वायर आपका इक्वल आ गया 5c स्क्वायर के, ठीक है। हमने यहाँ लिख दिया। अब मैं इसको थोड़ा साइड में लिखती हूँ इसके। सो यहाँ से इस इक्वेशन से हमें क्या कंक्लूजन निकलेगा, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, और अगर बी स्क्वायर डिविजिबल है 5 से, सो बी ऑल्सो डिविजिबल, बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, ये भी होगा, ठीक है। सो ये हमारा कंक्लूजन 2 हो गया। ये कंक्लूजन फर्स्ट हमने निकाला था, ये कंक्लूजन सेकंड हमने निकाला है। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ लिख देती हूँ, बाय कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड और फर्स्ट कंक्लूजन से हमने देखा कि ए का फैक्टर भी यहाँ पर क्या था हमारे पास, ए का फैक्टर 5 है क्योंकि ए को डिवाइड कर रहे हैं, और बी का फैक्टर भी 5 आया था। सो ए एंड बी हैविंग कॉमन फैक्टर, दोनों का कॉमन फैक्टर आया है 5, ठीक है। लेकिन हमने क्या यहाँ पे एज्यूम किया था, ए और बी हमारे क्या थे, को प्राइम थे। को प्राइम वो थे, कॉमन के अलावा कोई 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं आना चाहिए था इनका। लेकिन यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन आ गया है कि इनका कॉमन फैक्टर 5 भी आ गया है, 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं आना था, क्योंकि हमने यहाँ पर एज्यूम किया था ए और बी क्या है, को प्राइम है, ठीक है। सो देयरफॉर दिस कॉन्ट्राडिक्शन हम लेकर चले गए थे, इज अराइजन because our incorrect assumption, क्योंकि हमने √5 को हमने रैशनल माना था इसलिए, ठीक है, अजम्पशन से। सो कंक्लूजन हमारा यहाँ से आ गया कि वो क्या है, रैशनल है, ठीक है। देयरफॉर इट इज़ अ रैशनल नंबर, इट इज़ अ, या फिर √5 इज़ अ रैशनल नंबर, हम यहाँ से बोल सकते हैं। इज दैट क्लियर? आई होप समझ में आया होगा। थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट करके करना है, अगर आपने थ्योरम्स पढ़ी हैं तो आपको इजीली क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है। मूविंग ऑन नेक्स्ट, √5 की जगह कुछ भी दे सकते हैं, √3 आ सकता है, √7 आ सकता है, कोई भी आ सकता है। तो कॉन्ट्राडिक्शन से इसी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 2 आपका कहता है प्रूव करना है 3 + 2√5 इज अ इरेशनल। सो जैसे फर्स्ट हमने सॉल्व किया है ऐसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे कॉन्ट्राडिक्ट करके थोड़ा सा। लेट 3 + 2√5 इज अ रैशनल। हम मान लेते हैं कि आपका इरेशनल की जगह रैशनल है। देयरफॉर वी कैन फाइंड टू इंटीजर्स, दो इंटीजर फाइंड करेंगे ए और बी, वेयर बी इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, जहाँ बी आपका 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। सो 3 + 2√5 इक्वल्स टू a/b हम लेकर चलेंगे। सो 2√5 इक्वल्स टू a/b -3। नाउ √5 इक्वल्स टू a/b -3। 2 को अगर उधर से यहाँ लेकर आऊँगी तो वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सो नीचे लिखने की जगह मैं लिख सकती हूँ 1/2। 2 को इधर लेकर आ रही हूँ, ठीक है। सो उसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1/2। इज दैट क्लियर? सो सिंस a and b आर इंटीजर्स, ए और बी आपके इंटीजर्स हैं, 1/2 a/b -3 will also be rational and therefore √5 is rational। ये रैशनल होगा तो ये भी रैशनल होगा। दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है फैक्ट को, दैट √5 इज irrational, hence our assumption that 3 + 2√5 is rational is false। therefore 3 + 2√5 is irrational। सिंपली हमने इसको सॉल्व कर दिया है पुट करके ए और बी के वैल्यू। आई होप क्लियर होगा कंसेप्ट, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। फर्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से हमने किया था एजम्पशन पर। मूविंग ऑन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें हर एक को प्रूव करना है। इरेशनल है ये आपके 3 पार्ट्स हैं। सो हम इनको कॉन्ट्राडिक्शन से ही करेंगे 1 by 1। फर्स्ट पार्ट पहले करते हैं। लेट अस एज्यूम, जैसे से पहले वाले क्वेश्चन में भी किया था, द contrary that 1/√2 is rational। मान लेते इसको रैशनल है, ठीक है। और जहाँ पर a एंड b आर को प्राइम नंबर हैं। को प्राइम का मतलब है 1 के अलावा इनका कोई फैक्टर नहीं है, कॉमन फैक्टर कोई नहीं है, दोनों को प्राइम है, ठीक है। ए और बी को प्राइम मतलब 3 और 4 जैसे हैं। इन दोनों के बीच जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है। ये दो नंबर है, इन दोनों के बीच कॉमन फैक्टर 1 है। सो ये को प्राइम कहलाते हैं। इज दैट क्लियर? सो 1/√2 इक्वल्स टू a/b, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई में कर देती हूँ, b इक्वल्स टू √2a हो गया, ठीक है। अगर मैं b/a की वैल्यू निकालती हूँ √2, ठीक है। √2 की वैल्यू हमें यहाँ फाइंड करनी है। सो √2 की वैल्यू क्या आई है, b/a आई है। b/a इज इन द फॉर्म ऑफ p/q फॉर्म में, और p/q की फॉर्म में है तो वो क्या होगा, रैशनल होगा। देन इट इज रैशनल नंबर, रैशनल नंबर है, ठीक है। सो b/a आपका क्या हो गया, रैशनल हो गया। √2 आपका क्या है, इरेशनल है, क्योंकि थ्योरम 1.4 अगर आपने पढ़ी हुई उसमें प्रूव कर सके हैं √2 क्या है आपका, इरेशनल है, ठीक है। सो हम वही कंसेप्ट यूज़ करेंगे, बट √2 इज इरेशनल। कभी भी रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा कभी हो नहीं सकता है, इसका मतलब ये हमारा कॉन्ट्राडिक्शन है। सो दिस contradiction
is arisen because of our false assumption। हमने अजम कैसे किया, फॉल्स, गलत अजम्पशन किया, ठीक है, इनकरेक्ट अजम्पशन, फॉल्स अजम्पशन, उसकी वजह से ऐसा हुआ, ठीक है। सो इससे हमारा, ठीक है, ये हमें क्योंकि यहाँ प्रूव हो रहा है कि यहाँ पर जो रैशनल नंबर वो ई रैशनल नंबर के इक्वल दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। ये अजम्पशन हमने क्या की थी, लेट किया था कि ये क्या है, 1/√2 है, वो रैशनल है, तो यही चीज़ हमारी क्या थी, ये गलत थी। सो कंक्लूज़न लिख सकते हो, सो वी कंक्लूड दैट 1/√2 इज़ इरेशनल। ये आपका फर्स्ट जो है आपका सोल्व हो गया, ठीक है। सेकंड करते हैं, आई होप आपने ये उतार लिया होगा। मूविंग ऑन नेक्स्ट। अब देखिए सेकंड हम करते हैं, लेट अस assume that the contrary, सेम लाइन आपको लिखनी है, that 7√5 is rational। ये रैशनल नंबर हमने एज्यूम कर लिया है, ठीक है। सो ए एंड बी आर को प्राइम, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, को प्राइम हो जाएंगे। 7√5 इक्वल्स टू आपका हो गया a/b, ठीक है। अब मुझे √5 यहाँ रखना है, 7 को हटाएंगे, √5 इक्वल्स टू a/7b। 7 को मैं इधर ले आई हूँ। √5 हम पहले ही थ्योरम 1.4 से प्रूव कर चुके हैं, ई रैशनल है और ये रैशनल है, ठीक है। सो हम कहेंगे a/7b इज इन द p/q फॉर्म, देन इट इज रैशनल number but √5 is a irrational number, ठीक है। लेकिन √5 क्या है आपका, irrational number। √5 हम पहले प्रूव कर चुके हैं irrational है, तो ये रैशनल है। अब ये irrational है, ये रैशनल है, दोनों इक्वल हो नहीं सकते। सो ये कॉन्ट्राडिक्शन किस लिए हुआ है, हमारी एजम्पशन की वजह से। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स the fact, okay, so this contradiction is arisen because of our false assumption। हमारी false assumption के कारण ये हुआ है, ठीक है। हमने गलत अजम किया था, इसकी वजह से ये हुआ है। Therefore 7√5 is a irrational, ठीक है, यही मैं प्रूव करना था। 7√5 क्या है, irrational। मूविंग ऑन थर्ड पार्ट, 6 + √5 को irrational प्रूव करना है। सो हम बहुत ज़्यादा रब ना करते हुए सेम हम इसको फर्स्ट लाइन ऐसे लेंगे, लेट अस अज्यूम दैट द कॉन्ट्रेरी दैट 6 + √5 इज अ रैशनल, ए और बी आपके को प्राइम है। सो हम ले लेते हैं 6 + √5 इज इक्वल टू a/b, ठीक है। √5 इक्वल्स टू a/b माइनस में 6, ठीक है। एलसीएम लूँगी तो क्या बनेगा, a - 6b/b। ये आपके पास सोल्व अगर मैं करती हूँ एलसीएम लेकर, ये बन जाएगा a - 6b/b। ये क्या बन गया है, p/q की फॉर्म में आ गया है, ठीक है। सो हम लिख देंगे a - 6b/b इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, देन इट इज रैशनल। ये रैशनल फॉर्म है, ठीक है। लेकिन जो आपका √5 है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन हुई है क्योंकि हमने फॉल्स अजम्पशन किया था।
सो हम यहाँ लिख सकते हैं 6 + √5 इज़ अ इरेशनल, ठीक है, क्लियर है। सेम कंसेप्ट से चलेंगे, आपके ये क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन भी इसी कंसेप्ट से हुआ था, इसके तीनों पार्ट भी इसी कंसेप्ट से हुए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। मूविंग ऑन नेक्स्ट, एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन ये है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के हमें बताना है, कुछ नंबर्स दिए गए हैं रैशनल नंबर्स कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, मतलब जो वो टर्मिनेट होंगे या नहीं होंगे ये बताना है। लेट्स स्टार्ट। इस क्वेश्चन में आपके पास 10 पार्ट्स हैं, ठीक है, तो हमें इसमें चेक करना है कि नॉन टर्मिनेटिंग या टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। सो उसके लिए हम कंसेप्ट क्या लगाएंगे, ये आपका p/q की फॉर्मेट में है, ठीक है, जो कि रैशनल नंबर होता है। q को आपको चेक करना है कि q की जो फैक्टर्स बनेंगे वो 2 × 5 बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। 2n 5m मतलब है 5 की पावर कुछ भी हो, 2 की पावर कुछ भी हो, लेकिन अगर फैक्टर्स ये बन रहे हैं तो वो क्या होगा, आपका टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग होगा। सिंपल सा ये कंसेप्ट हमें लेकर चलना है, ठीक है, यानी जो तुम्हारा डिनोमिनेटर है उसको चेक करना है, उसके फैक्टर्स इस फॉर्मेट में आ रहे हैं तो टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग है। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट जो पार्ट है आपका 13/3125, सेकेंड आपका है 17। सो सिर्फ हमें डिनोमिनेटर के फैक्टर्स करने हैं। 3125 के हम फैक्टर कर लेते हैं। 3125 के फैक्टर 5, 625, 5, 125, देन 5, 25, 5, 5 एंड 5, 1। ये आपके फैक्टर्स आ गए 3125 के 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। सो हम इसको लिख सकते हैं 13/5 अभी मैंने बताया था जो q है, अगर 2 की पावर m या 5 की पावर n इनमें से फैक्टर है या दोनों ही फैक्टर बन रहे हैं तो वो टर्मिनेटिंग होगा। तो यहाँ फैक्टर इसका 5 आया है तो ये क्या होगा आपका टर्मिनेटिंग होगा ये एक्सपेंशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फैक्टर्स हमारे 5 आ गए हैं, 5 की पावर कुछ भी हो। सेकंड जो है आपका 17/8 है, 8 के फैक्टर्स हम निकालते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 4। सो 2 जो इसके फैक्टर आए 17/2⁻³ अब इसके फैक्टर्स क्या आए हैं 2 या 5 में से कोई भी आएगा तो टर्मिनेटिंग होगा। सो फैक्टर्स 2 आया है, सो ये क्या होगा टर्मिनेटिंग, ये आपका क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन थर्ड पार्ट है 64/455। 455 के फैक्टर कर लेते हैं। 5 9 ज़ा 5 1, ठीक है, उसके बाद 7 13 13 1, ठीक है। सो अब इसके फैक्टर देखिए क्या है, 64 के भी यहाँ फैक्टर हमें करने पड़ेंगे। 64 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1 1 2 3 4 5 6 2⁻6 अपॉन 4 5 इसके आए हैं हमारे पास 5 × 7 × 13। 5 तो आया है लेकिन उसके अलावा आपके दो फैक्टर और हैं 7 और 13। तो हमने कहा था या तो 2 और 5 फैक्टर होने चाहिए या इनमें से कोई भी एक फैक्टर 2 या 5 ही फैक्टर हो, इसके अलावा कोई और फैक्टर होगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। सो दिस इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन हो गया ये आपका, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट और सेकंड आपका टर्मिनेटिंग था, थर्ड पार्ट था नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नाउ मूविंग ऑन पार्ट 4। फोर्थ पार्ट में आपका 15 के फैक्टर आपके होंगे 3 और 5, ठीक है। 1600 के फैक्टर हम लोग कर लेते हैं। 1600 2 8 2 4 2 2 200 250 225 5 5 एंड 5 1, ये फैक्टर्स हो गए हैं आपके। सो 2 1 2 3 4 5 6, 2 आपका है 6 टाइम्स एंड 5 आपका है 2 टाइम्स, ठीक है। सो ये है, सो ये क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। 5 से 5 की 1 वैल्यू आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। सो आपका ये बन जाएगा अब टर्मिनेटिंग। सो वी कैन राइट इट एज 3/2⁻6 × 5, दैट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ये आपका है। इज दैट क्लियर?
मूविंग ऑन फिफ्थ पार्ट, जो फिफ्थ पार्ट आपका है वो कहता है 29/343। 29 आपका क्या है, प्राइम नंबर है, सो उसके फैक्टर 29 और 1 यानी 29 ही हम लिखेंगे। 343 के हम फैक्टर कर लेते हैं, ये 3 से नहीं जाएगा, 2 से भी नहीं जाएगा, नॉट बाय 5, दिस इज डिविजिबल बाय 7। 749 7771, इसके फैक्टर्स जो आए हैं वो 7 आए हैं, 7⁻3, ठीक है। 7⁻3 आया है, ना 5 है ना 2 है, सो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग यानी रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वेक्टर है। उसके बाद जो 6 पार्ट है वो आपका दिया है 23/2⁸, 5⁻2, ये अपने आप ही 2 और 5 फैक्टर्स गिवन है, हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। 2 और 5, 2⁻n, 5⁻m फैक्टर्स अगर हमारे पास होते तो वो सीधा ही टर्मिनेटिंग है, तो इसको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ टर्मिनेटिंग, ठीक है। 7th जो है वो आपका है 129/2⁵, 5⁻7, 7⁻5, ठीक है। 2 और 5 फैक्टर इसके हैं, लेकिन 7 भी है। हमने कहा था 2 और 5 के अलावा कोई भी फैक्टर होगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, सो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आपका 8th जो पार्ट है दैट इज़ 6/15। 15 के फैक्टर हम कर सकते हैं, 6 के फैक्टर होंगे 2 और 3, 15 के होंगे 3 और 5। डिनोमिनेटर आपका क्या है, 5 के फैक्टर्स बन रहे हैं, सिर्फ 2/5 हम लिखेंगे, ओनली 5 है, सो ये होगा टर्मिनेटिंग, सिंपल है। सिर्फ आपको 2 और 5 फैक्टर देखने हैं, 2 और 5 में से कोई है या दोनों ही है तो दैट इज़ टर्मिनेटिंग, अदरवाइज इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। 8th, नाउ 9th 35/50, 35 के फैक्टर सीधे सीधे हो जाएंगे, 7 × 5, ठीक है। 50 के फैक्टर आप देख सकते हो 5 और 10 होते हैं, और 10 मतलब 5 × 2, सो हम इसको लिख सकते हैं 5 × 5 × 2, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल, 7/5 × 2, इसके फैक्टर 5 और 2 दोनों ही आ रहे हैं, सो दिस इज टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग है आपका। नेक्स्ट आपका जो लास्ट पार्ट है इसका है 77/210, ठीक है, जो 10th फैक्टर है। सो वी हैव टू मेक फैक्टर्स ऑफ 77, दैट इज 7 × 11। 2 10 के फैक्टर्स हम यहाँ पर बना लेते हैं, दैट इज 2 105 3 35 5 7 7 1, ठीक है। यहीं से दिखाई दे रहा है कि फैक्टर्स 2 और 5 से अलग बने हैं, वी हैव टू राइट दम 2 3 5 7, ये आपके फैक्टर्स बने हैं। सो 7 से 7 को कैंसिल आउट कर देते हैं, 11/2 5 और 3, 2 और 5 के अलावा 3 भी फैक्टर है जो नहीं होना चाहिए था, सो ये फैक्टर है तो इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था क्यू की वैल्यू आपके पास क्या होनी चाहिए, 2⁻n 5⁻m, या तो दोनों का कॉम्बिनेशन या इनमें से कोई भी एक रहेगा तो वो आपकी टर्मिनेटिंग रहेगी। तो सिर्फ ये छोटा सा कंसेप्ट फॉलो करके हम बता सकते हैं बिना पूरा डिवाइड किए कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। मूविंग ऑन नेक्स्ट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 जो हमें कह रहा है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है हमें उन रेशनल नंबर्स का। क्वेश्चन नंबर 1 में जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस हमारे बने थे, क्वेश्चन नंबर 1 हमने अभी ख़त्म किया, जिसमें कुछ टर्मिनेटिंग थे कुछ नॉन टर्मिनेटिंग थे। सो टर्मिनेटिंग थे उनका डेसिमल एक्सपेंशन हमें लिखना है, सो लेट्स डू इट। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके फर्स्ट सेकंड फोर्थ सिक्स 8th और 9th जो पार्ट थे वो आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल बनकर आए थे। सो 1 बाय 1 हम उनकी एक्सपेंशन करते हैं। जो फर्स्ट आपका है वो था 13/3125। एक तरीका है कि हम इसको डिवाइड करें, दैट्स बिकम सो लेंदी, बहुत लेंदी बन जाएगा। सो हम शॉर्ट ट्रिक लेकर चलेंगे,
हम इनके फैक्टर्स करेंगे। 13 का फैक्टर 13 इंटू 1 यानी 13 ही लिखेंगे। 3125 के फैक्टर हमने किए थे तो वही फैक्टर्स हम यूज़ करेंगे। 5⁵ था। अब हमें करना क्या है, जितनी पावर यहाँ 5 की आएगी उतनी पावर 2 की लेकर हम उससे मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे। जिस तरह से रैशनलाइजेशन करते हैं एक तरह उसी तरीके से 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 इसी से मल्टीप्लाई कर दिया, इसी से हमने डिवाइड कर दिया। 2⁵ का मतलब होता है 32। सो 13 मल्टीप्लाई 32 डिवाइड बाय 5⁵ है, 2⁵ है। सो 5 मल्टीप्लाई 2, इसकी इकट्ठी पावर मैं 5 लिख सकती हूँ क्योंकि m⁴n मल्टीप्लाई a⁴n इक्वल्स टू m इंटू मल्टीप्लाई पावर n। मतलब अगर दो नंबर्स हैं उनकी पावर कॉमन है तो उनको मल्टीप्लाई में इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। सो 13 मल्टीप्लाई 32 करोगे, 13 2 ज़ा 26, 13 3 ज़ा 39 एंड इट बिकम्स 41416। और ये हो गया आपका 10 की पावर 5। 10 की पावर 5 का मतलब होता है 416 बाय 1 2 3 4 5। 5 पावर्स हमने यहाँ पुट कर दिए, ठीक है। अब डेसिमल पुट करना है। डेसिमल पुट कैसे करते हैं, डेसिमल हम काउंट करते हैं राइट टू लेफ़्ट। 4 0 है, 4 डिजिट मुझे चाहिए। 4 डिजिट छोड़ के मुझे पॉइंट लगाना है। 1 2 3 ये 3 डिजिट है। उसके बाद जो एडिशनल है वो मैं इधर ही ऐड कर लूँगी, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। सो मेरे पास 41600 यहाँ डेसिमल लग जाएगा, ठीक है। 416.00416 ये आपका आंसर बन जाएगा। आई होप समझ में आया होगा, इस क्लियर। सेकेंड पार्ट आपका है 17/8, ठीक है, जिसको हमने लिखा था 17/2⁵3, ठीक है। अगर 2 गिवन है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 गिवन है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 5⁵3/5⁵3 इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। 17 मल्टीप्लाई 5⁵3 का मतलब है 125 डिवाइड बाय 2 इंटू 5⁵3, जिसको हम लिख सकते हैं 17 को 125 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा 2125। नाउ 10⁵3 का मतलब है 3 टाइम्स 0, ठीक है। 123 यानी बना 2.125। ये आपका इसका सॉल्यूशन होगा। दैट्स सो इजी, बहुत इजी कंसेप्ट है। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि बेस में क्या है, 2 है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 5 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पावर वही रहेगी जो बेस में यहाँ डिनोमिनेटर में जो 5 और 2 की आपकी पावर होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका था फोर्थ पार्ट जो था आपका 15/1600, ठीक है। 15 के फैक्टर 5 इंटू 3 डिवाइड बाय 1600 के फैक्टर हमने किए थे 2⁶6 इंटू 5 की पावर 2 है, ठीक है। सो हमारे पास पावर ये है। अब देखिए यहाँ पर पावर 2 की पावर 6 है, 5 की पावर 2 है। हमें पावर्स इक्वल करनी है। 5 की पावर कम है तो हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पर 2 की पावर कम होती है तो हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो 5 की पावर 4/5 की पावर 4, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड होती हैं, ठीक है। सो 4 में मैं 2 ऐड कर दूँगी, 6 बन जाएगा, ठीक है। सो ऊपर आपकी 5 की पावर क्या हो गई, 4 का मतलब है 6 to 5। यहाँ पर हमारे पास 15 था, ठीक है। और नीचे हमारा आ गया 2 इंटू 5 की पावर 6, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 9375 10 की पावर 6। इसको हम लिख सकते हैं 10 1 2 3 यानी 6 zeros वी हैव। हम 6 0 पुट करेंगे। अब हम जीरोज़ के अकॉर्डिंग डेसिमल लगाएंगे राइट टू लेफ्ट जाते हुए। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 4 डिजिट्स हैं तो हम इनको 0 लगा करके 7 बनाएंगे, ठीक है। पॉइंट लगाते टाइम 0 हमेशा लेफ़्ट साइड में लगेंगी, ये ध्यान रखना है आपको। और ये हमारे पास डेसिमल यहाँ लग गया है, ये डेसिमल एक्सपेंशन आपका इसका बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसका था 23/2⁵3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। यहाँ भी 5 की पावर कम है
सो 5 की पावर इंक्रीज़ करने के लिए 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, ठीक है। 23 मल्टीप्लाई 5 यहाँ आ गया 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 23/2 इंटू 5 की पावर 3, ठीक है। 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, ये 115 आपका रहेगा 10 रेज़ टू पावर 3। इसका मतलब है 115 डिवाइड बाय 10, ठीक है। 1 2 3 डिजिट्स के पहले पॉइंट लगेगा 115, जिसको आप 0.115 लिख सकते हो। इज दैट क्लियर? मूविंग ऑन नेक्स्ट पार्ट। आई होप ये आपने लिख लिया होगा। सो मूविंग ऑन नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आपका था 8th पार्ट, जो उसका था फर्स्ट क्वेश्चन का 6/15, 2 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 5। सो ये आया 2/5, 5 की पावर 1 है, सो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पावर 1 से ही, सो 4/10 एंड दिस इज़ 0.4। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपली आपको करना है, सिर्फ एक्सपेंड कर देना है। 6 के फैक्टर 2 इंटू 3, 15 के फैक्टर 3 मल्टीप्लाई 5, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 2/5 था। सो हमें डिनोमिनेटर देखना होता है, इनमें से एक आपके पास होगा 2 या 5, सो हमें पावर इक्वल करनी है, ठीक है। अगर दोनों है तो भी पावर इक्वल करनी है दोनों की, अगर एक है तो भी हमें दोनों लेकर आने हैं। 5 की पावर 1 थी, सो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 रेज़ टू पावर 1 डिवाइड बाई 2 रेज़ टू पावर 1, ऐसे ही। 35/50 नेक्स्ट आपका है। 35 के फैक्टर आपके थे 7 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है। 50 के फैक्टर्स आपके थे 5 5 2, 5 से 5 कैंसिल आउट। अब यहाँ पर दोनों की पावर इक्वल है, सो हमें मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 7/10 और ये आपका हो जाएगा 0.7। सिंपली डेसिमल एक्सपेंशन सीधा सीधा आ रहा है। डेसिमल एक्सपेंशन लाने के लिए हमें नीचे 0 बनाना है, और 0 बनाने के लिए 5 है तो हम 2 लेकर आएंगे, और 2 है तो 5 लेकर आएंगे, और सेम पावर हमें उनकी रखनी होगी, ताकि हमारा जो एक्सपेंशन है वो ईजिली बन जाए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। द फॉलोइंग रियल नंबर्स गिवन है डेसिमल एक्सपेंशन के साथ। हर एक केस में हमें बताना है कि वो रैशनल है या नहीं है, और अगर रैशनल है तो उसकी p/q की फॉर्म क्या होगी। व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q, q के प्राइम फैक्टर के बारे में आप क्या कह सकते हो, ठीक है। सो वी विल डू इट, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पार्ट आपका ये है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। सो ये आपका क्या है, टर्मिनेट। फर्स्ट क्वेश्चन का डेसिमल एक्सपेंशन आपका टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये टर्मिनेट हो गया है 9 तक जाके, ठीक है। सो हम लिखेंगे इसका टर्मिनेटिंग है, और अगर टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है मतलब वो रैशनल है। रैशनल है मतलब p/q के फॉर्मेट में है, ठीक है। सो रैशनल मतलब p/q की फॉर्म में। हमें लिखना नहीं है इसको p/q की फॉर्म में, सिर्फ ये बताना है q किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो q फॉर q कह सकते हैं, वी कैन say that the prime factorization of q in the form of 2 raised to power n इंटू 5 रेज़ टू पावर m। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने देखा था कि जब भी टर्मिनेटिंग होगा p/q की फॉर्मेट में होगा, तो जो उसका एक्सपेंशन होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन होता है q का, वो 2 रेज़ टू पावर 5 रेज़ टू पावर m इस फॉर्म में होगा। हमें सिर्फ फॉर्म बतानी है, इसको p/q फॉर्मेट में लिख कर दिखाना नहीं है, ठीक है। सेकेंड आपका है 0.12011 और इस तरह से एक्सपेंशन इसकी लास्ट में डॉट डॉट पे ख़त्म हो रही है, डॉट डॉट पर जा रही है, तो ऑब्वियसली ये क्या है, इरेशनल है, ठीक है। सो हमें जो एक्सपेंशन बताना है वो सिर्फ रैशनल नंबर का बताना है, इरेशनल का नहीं बताना है, क्योंकि इसको p/q फॉर्मेट में हम लिख ही नहीं सकते हैं। थर्ड आपका है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब ये बार लगा है मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, ये रिपीट होगा, ठीक है। सो ये एक्सपेंशन होगी इसकी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये रैशनल नंबर है लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। ये आपका p/q की फॉर्मेट में आ सकता है, लेकिन जो q है आपका वो क्या होगा, फॉर q
हम कह सकते हैं वी कैन से दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन of q is not in the form of p form of 2 raised to power n and 5 raised to power m। ठीक है, अगर आपका रैशनल नंबर है लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है तो जो क्यू के फैक्टर्स होंगे, प्राइम फैक्टर्स होंगे, वो 2 रेज टू पावर एन 5 रेज टू पावर एम के फॉर्म में नहीं होंगे जैसे कि पार्ट नंबर 1 में थे। यहाँ फैक्टर्स इसके कुछ और होंगे, लाइक 7 8 9, कुछ भी एक्स्ट्रा नंबर इसके अलावा आ रहा होगा, कोई और नंबर डिजिट उसके साथ आ रहा होगा, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। रैशनल है लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, और रीज़न हमने दे दिया क्यू के लिए कि हम कह सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो इस फॉर्मेट में नहीं होगा। सो दिस एक्सरसाइज इज ओवर हेयर। So this chapter is over. We have covered this whole chapter in one video. I hope you are understanding each and every question. If you have any query then you can comment me and I will reply for that. So please like, share and comment on my channel.